जादूगर बलवंत को लक्ष्य के माना पर नियंत्रण रखने की तकनीक की बात से यही समझ आया कि लक्ष्य भविष्य में एक बेहद ही बेहतरीन जादूगर बनेगा, क्योंकि स्क्रोल बनाने में अधिक माना की जरूरत होती है। साथ ही स्क्रोल तैयार करना बेहद ही थका देने वाला कार्य है और लक्ष्य प्रतिदिन 15 उच्च कोटि के स्क्रोल तैयार करता गया था। और जिस जादूगर का माना पर नियंत्रण इतना बेहतरीन होगा, वो जादूगर कोई मामूली सा जादूगर नहीं होगा। और साथ ही लक्ष्य अभी काफी जवान है और एक नौसिखिया जादूगर शिष्य है। तो भविष्य में जैसे जैसे लक्ष्य आगे बढ़ता चला जाएगा, उसका माना भी सुधरता चला जाएगा। फौलाद की दुनिया में ऐसे कई जादूगर थे जिनका माना पहले उतना अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में इन जादूगरों का माना सुधरता चला गया था। तो लक्ष्य अकेला ऐसा जादूगर नहीं है जिसका माना कम है। वहीं दूसरी तरफ भले ही जादूगर बलवंत अब नकारात्मक जादुई ज्ञान की तरफ बढ़ चुके हैं और नकारात्मक जादुई शक्ति पर अनुसंधान कर रहे हैं, मगर वो बुरे नहीं हैं, क्योंकि उन्हें तो बस पुनर्जीवन की इच्छा है। और जब उन्हें पता चला कि भूतिया जादुई विद्या से वो पुनर्जीवन हासिल कर सकते हैं, तो उन्होंने इस जादुई विद्या पर अनुसंधान करने की रुचि दिखाई। मगर जब जादूगर बलवंत और लक्ष्य की नजरें एक दूसरे से टकराईं, तो वो थोड़ा डर गए और उन्हें इस बात का आभास हुआ कि लक्ष्य की आत्मा काफी शक्तिशाली है। और जादूगर बलवंत इस बात से काफी हैरान परेशान रह गए, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आया कि जिस नौसिखिए जादूगर शिष्य की आत्मा इतनी शक्तिशाली हो, उसका माना इतना कम कैसे और क्यों है। अब जादूगर बलवंत की नजर लक्ष्य पर ही टिकी रही, मगर वो चाहे जितनी बार लक्ष्य को जांचते परखते, उन्हें उस ऊर्जा का आभास नहीं हुआ जिस ऊर्जा को उन्होंने लक्ष्य में तब महसूस किया था जब उन्होंने लक्ष्य को पहली बार देखा था। लक्ष्य भी काफी चतुराई के साथ अपनी ऊर्जा, माना और ऑरा पर नियंत्रण बनाए हुए है, और वो भी समय समय पर चोर निगाहों से जादूगर बलवंत को देख रहा है। जादूगर बलवंत अब इस सोच में पड़ गए कि शायद थोड़े समय पहले जो कुछ भी हुआ था वो उनका वहम है। अगर इस समय जादूगर बलवंत जवान होते और उन्हें इस तरह का एहसास होता, तो वो इन ख्यालों सवालों को अपने दिलो दिमाग में पनपने तक नहीं देते, क्योंकि उनकी जवानी के दिनों में वो बेहद ही साधारण व्यक्ति लेकिन शक्तिशाली जादूगर हुआ करते थे। और तब उनके पास इस तरह का कोई राज भी नहीं था जिस पर उन्हें पर्दा डालकर रखने की आवश्यकता पड़ती। मगर अब न वो जवान है और न ही उनका मन साफ है, क्योंकि उन्हें अपने घिनौने सच को छुपा कर रखना है। और इस बात से वो काफी बेचैन और चिंतित भी हुआ करते हैं, क्योंकि यदि किसी को उनकी सच्चाई का पता चल गया, तो इस दुनिया में उनका नाम मिट्टी में मिल जाएगा और साथ ही साथ उनकी सालों की मेहनत से बनी बनाई इज्जत एक सेकंड में ढेर हो जाएगी। इसीलिए वो अब इन दिनों काफी सतर्क रहते हैं, और जब जब उनके मन में किसी वस्तु या व्यक्ति को लेकर इस तरह का ख्याल पनपता, तो उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति उनका शक गहरा होता चला जाता। जादूगर बलवंत मन ही मन खुद से कहने लगे, मैंने जल्दबाजी में शायद गलती कर दी। इस लड़के को मीनार में जगह देने से पहले मुझे इसके बारे में पता करना चाहिए था। अब जादूगर बलवंत को अपने इस फैसले पर पछतावा होने लगा कि उन्होंने लक्ष्य को इस मीनार में जगह दी। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि यदि वो चाहे तो लेवल 1 का जादूगर बनने के बाद यहां रह सकता है। इसका मतलब यह भी है कि वो लक्ष्य को अपना पक्का शागिर्द बनाना चाहते हैं। मगर अब उनका यह ख्याल और फैसला बदलने लगा, क्योंकि उन्हें लक्ष्य पर शक होने लगा है कि कहीं ये नौसिखिया जादूगर शिष्य उनके रास्ते की रुकावट तो नहीं बन जाएगा। जादूगर बलवंत भले ही नकारात्मक शक्ति के प्रति केवल इसी कारण रुचि दिखाने लगे थे कि उन्हें पुनर्जीवन की इच्छा है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि उनकी इसी इच्छा ने उन्हें इस कदर नकारात्मकता की राह में ढकेल दिया कि वो अंधकार की ओर धंसने लगे, और अंधकार ने उनके दिल में 3 शैतानी गुणों की स्थापना कर दी, जो है शक, डर और कभी न खत्म होने वाला लालच। कारणवश उनके मन में ये शक और डर हमेशा रहता कि वो कभी न कभी पकड़े जाएंगे, और अगर वो न पकड़े गए तो नकारात्मक जादू के ज्ञान का लालच उन्हें और शक्तिशाली बनाता जाएगा। और इन्हीं 3 गुणों ने धीरे धीरे उनके भीतर मौजूद सभी अच्छे गुणों को खत्म करने की शुरुआत कर दी, जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं है। अब लक्ष्य के प्रति जादूगर बलवंत का व्यवहार अचानक ही बदल गया, और उन्होंने लक्ष्य से थोड़े समय पहले जो बात कही थी वो उस बात को भी भुला चुके। वो काफी समय तक बिना लक्ष्य को देखे और उससे बिना कुछ कहे हॉल में मौजूद रहे, और फिर अचानक ही वो दानिश को देखने लगे। जादूगर बलवंत दानिश की ओर देखते हुए कहने लगे, मैं काफी थका हुआ महसूस कर रहा हूं, मुझे मेरे कमरे में ले चलो दानिश।
और जब तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो लक्ष्य से कहना कि वो इस कमरे से निकल जाए और उसे दूसरी मंजिल पर एक कमरा दे देना। दानिश जादूगर बलवंत की ओर देखते हुए विनम्र स्वर में कहने लगा, जो आज्ञा गुरुदेव। फिर दानिश ने जादूगर बलवंत का हाथ थाम लिया और उन्हें मीनार की ऊपरी मंजिल में ले जाने के लिए सीढ़ी के पास जा पहुंचा और वे दोनों सीढ़ी से ऊपर जाने लगे। और जैसे ही वो दोनों तीसरी मंजिल पर पहुंचे, जादूगर बलवंत ने हांफते हुए दानिश को इशारे से रुकने को कहा। जादूगर बलवंत तीसरी मंजिल पर नजरें घुमाने लगे और जब उन्होंने देखा कि तीसरी मंजिल में कोई नहीं है तो वो दानिश की ओर देखने लगे। जादूगर बलवंत दानिश की ओर देखते हुए कहने लगे, दानिश, इस लक्ष्य के बारे में तुम क्या जानते हो? क्या ख्याल है तुम्हारा इस लड़के के बारे में? उनके इस अचानक पूछे गए प्रश्न से दानिश चौंका, मगर फिर वो अपने शिक्षक की ओर देखते हुए कहने लगा, मैं इस लड़के के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, और सच कहूं तो जब ये लड़का शुरुआत में यहाँ आया था तब इस लड़के ने इतना प्रोग्रेस भी नहीं दिखाया था और लोगों से काफी अलग थलग रहता था। और अगर हम लोगों को सेना द्वारा 800 जादुई स्क्रोल तैयार करने का ऑर्डर न मिला होता तो हम में से कोई नहीं जान पाता कि लक्ष्य काफी अच्छे स्क्रोल तैयार कर सकता है और स्क्रोलों के प्रति काफी रुचि रखता है। साथ ही मैंने सुना है कि लक्ष्य और धीरज काफी अच्छे दोस्त हैं, तो मेरा ख्याल है कि धीरज को लक्ष्य के बारे में मुझसे अधिक जानकारी होगी। भले ही दानिश ने जादूगर बलवंत से लक्ष्य के बारे में सच कहा हो, मगर उसके हाव भाव और उसकी आवाज से जादूगर बलवंत को समझ आया कि दानिश लक्ष्य को पसंद नहीं करता। साथ ही दानिश जादूगर बलवंत का मुख्य और चहीता शिष्य है, तो फिर वो कैसे अपने इस मुख्य चहीते शिष्य की भावनाओं और उसकी बातों को समझने में पीछे रह पाते। जादूगर बलवंत दानिश की ओर देखते हुए कहने लगे, तो तुम्हें लक्ष्य पसंद नहीं है ना? दानिश ने जादूगर बलवंत के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने जादूगर बलवंत की ओर देखकर कहा, गुरुदेव, मैं आपको आपके कमरे में ले चलता हूं, उसके बाद मैं आपसे इस बारे में वार्तालाप करूंगा। इतना कहते ही दानिश ने एक बार फिर जादूगर बलवंत का हाथ थामा और थोड़े समय के बाद वो दोनों मीनार की ऊपरी मंजिल में पहुंचे और दानिश ने जादूगर बलवंत के कमरे का दरवाजा खोला। जल्दी से उन्हें दानिश ने हॉल में मौजूद सोफे पर बैठाया और फिर जल्दी से उसने दरवाजा बंद किया। दानिश उनके पास पहुंचते ही घुटने टेक कर बैठ गया और नजरें नीची किए हुए कहने लगा, मैं लक्ष्य को पसंद नहीं करता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे एक बात काफी खटक रही है, और वो ये है कि कल तक जिस लड़के को मीनार में रहने वाले लोग नहीं जानते थे, वो अचानक ही विद्यालय में मशहूर कैसे हो गया। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक अच्छा नौसिखिया जादूगर शिष्य है, लेकिन इतनी जल्दी इस तरह का प्रोग्रेस आखिर उसने कैसे किया? मुझे तो यकीन है कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता, बल्कि ये कोई सोची समझी साजिश है। दानिश की बात सुनकर जादूगर बलवंत के मन का डर गहरा हो गया और उनके दिलो दिमाग में और भी अजीब और गरीब ख्याल पनपने लगे। जादूगर बलवंत इस सोच में पड़ गए कि कहीं किसी को उनके इस घिनौने राज के बारे में पता तो नहीं चल गया। साथ ही उनके मन में यह ख्याल भी है कि लक्ष्य को उन्होंने अपने अच्छे दोस्त छोटे राजा इंद्रदेव अधिकारी के कहने पर अपना शिष्य बनाया है, तो शायद यह बात गलत भी हो सकती है। लेकिन दानिश के सिक्स सेंस पर उन्हें काफी भरोसा है, क्योंकि दानिश का सिक्स सेंस हमेशा ही सटीक होता है, और अगर दानिश को ऐसा कुछ एहसास हुआ है तो शायद ऐसा हो सकता है कि दानिश सही कह रहा हो। और ज्यादातर दानिश जब भी अपने सिक्स सेंस पर भरोसा करके कोई बात कहता तो इसकी संभावना 99.99% होती कि वो सच कह रहा है। थोड़े समय तक कुछ सोच विचार करने के बाद जादूगर बलवंत ने दानिश की ओर देखते हुए अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, देखो, जो होना था वो हो चुका। चूंकि लक्ष्य मेरा शिष्य है तो मुझे उसके बारे में जानने का पूरा अधिकार है, तो तुम इस कार्य में मेरी मदद करोगे और जितना हो सके उतनी जानकारी इस लड़के के बारे में हासिल करो और समय समय पर मुझे खबर करते रहना। जो आज्ञा गुरुदेव। लेकिन अगर मुझे कुछ गड़बड़ी लगी तब मुझे क्या करना चाहिए? दानिश ने जादूगर बलवंत की ओर देखते हुए प्रश्न किया। जादूगर बलवंत दानिश की ओर देखते हुए कहने लगा, कुछ भी करने से पहले मुझे खबर करना, और हाँ, संभल कर रहना और अपना ख्याल रखना, और कुछ भी ऐसा वैसा करने की जरूरत नहीं है। दानिश जादूगर बलवंत की ओर देखते हुए कहने लगा, जो आज्ञा गुरुदेव। इसके बाद दानिश जादूगर बलवंत के कमरे से निकलकर सीधा लक्ष्य के कमरे के पास जाकर रुका। लक्ष्य के कमरे का दरवाजा खुला ही था और लक्ष्य मेज पर बैठा हुआ था। जैसे ही दानिश की नजर लक्ष्य पर गई, वो लक्ष्य के पास पहुंचकर उसके सामने खड़ा हो गया। लक्ष्य ने दानिश की तरफ देखा और दानिश ने कड़े स्वर में लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, अपना सारा सामान लेकर दूसरी मंजिल में चलो, गुरुदेव ने तुम्हें दूसरी मंजिल में रखने का आदेश दिया है। लक्ष्य ने दानिश की तरफ देखकर कहा, ठीक है। लक्ष्य ने अपना सारा सामान अपने कमरे से लिया और उसके बाद दानिश के पीछे पीछे दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही वो दोनों दूसरी मंजिल में पहुंचे, दानिश ने लक्ष्य को रुकने का इशारा किया और हॉल के सबसे कोने में जो कमरा है, उस कमरे की तरफ दानिश ने इशारा करते हुए लक्ष्य को वहां जाने को कहा। अब लक्ष्य आगे आगे चल रहा है और दानिश लक्ष्य के पीछे पीछे। अचानक ही दानिश ने लक्ष्य को कमरे का दरवाजा खोलने से रोका। लक्ष्य दरवाजे से बिल्कुल सटकर खड़ा था और दानिश तीव्र नजरों से उसे देखते हुए कड़वाहट के साथ कहने लगा, लक्ष्य, इस दुनिया में कई सारे राज हैं
और हमें सारे राज जानने की जरूरत नहीं है, खासकर ऐसे राज जिससे किसी दूसरे को या खुद को तकलीफ पहुंचे। ठीक है? लक्ष्य दानिश की बात से काफी चौंक गया और एक पल को लक्ष्य को एहसास हुआ कि दानिश शायद उस पर नजर रखे हुए था, मगर फिर भी लक्ष्य ने खुद को संभाला। लक्ष्य ने अनजान बनने का नाटक करते हुए अचंभित स्वर में चौंकती हुई नजरों के साथ दानिश की ओर देखते हुए कहा, जी मैं आपकी बात समझा नहीं सर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? दानिश दांत पीसते हुए लक्ष्य की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहने लगा, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने खरीदी वाले खाते को तुम्हारे कमरे में देखा और खाता काफी देर तक गायब था। उस खाते की जिम्मेदारी तो तुम पर है और साथ ही मुझे पता है कि तुम धीरज के लिए जादुई स्क्रोल तैयार करते हो, जिसकी वजह से तुम्हें ओहदा मिला है। ये सब करने का तुम्हारे पास केवल एक ही कारण हो सकता है कि तुम मेरे गुरुदेव जादूगर बलवंत पर नजर रख रहे हो, और शायद उस खाते से तुम्हें अब तक उनके खिलाफ सबूत तो मिल ही गया होगा। आखिर दानिश इतना सब कुछ कैसे जान पाया? लक्ष्य क्या करेगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्य दानिश की बातें सुनकर काफी अचंभित रह गया और उसे समझ ही नहीं आया कि वो दानिश से क्या कहेगा। लक्ष्य को तो खाते में सबूत मिला ही था, मगर लक्ष्य को सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह लगी कि दानिश ने काफी आत्मविश्वास के साथ और बेहद ही सटीक रूप से लक्ष्य को उसके किए धरे की कहानी सुनाई, जिसकी लक्ष्य को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस समय लक्ष्य कुछ इस तरह से खड़ा है जैसे कि मानो वो जम सा गया हो या वो कोई पुतला हो। दानिश लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगा, देखो मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बात को यहीं दबा दो। मेरे गुरुदेव ने अंधकार की दुनिया के प्रति अपने घुटने नहीं टेके हैं और वो कभी भी दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। दानिश ने दांत पीसते हुए लक्ष्य की ओर देखकर अपनी बात कही थी। भले ही उसने इस बात को बतौर निवेदन के रूप में कहा हो, मगर उसके चेहरे और हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने लक्ष्य से निवेदन किया है, बल्कि उसके चेहरे पर गुस्सा है और उसके सिर पर खून सवार है। उसकी आंखों में न केवल लक्ष्य के लिए गुस्सा दिख रहा है, बल्कि उसकी आंखों से इस बात का पता चलता है कि यदि लक्ष्य ने उसकी बात नहीं मानी तो वो लक्ष्य को जान से भी मार सकता है, और उसने ऐसा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। हालांकि असल बात तो यह है कि दानिश ने जो कुछ भी कहा था वो केवल एक संयोग है। नौसिखिए जादूगर शिष्यों में लक्ष्य सबसे बेहतरीन रूप से अपना प्रदर्शन दिखा रहा था और जल्द ही उसने काफी प्रोग्रेस भी किया, जिस कारण दानिश लक्ष्य के प्रति रुचि दिखाते हुए उसे जांचने परखने लगा और उस पर नजर रखने लगा। मगर जब लक्ष्य को विवेक का ओहदा मिला तो दानिश की जिज्ञासा सतर्कता में बदल गई। दानिश न केवल इस बात से वाकिफ है कि जादूगर बलवंत नकारात्मक जादू के विषय में अनुसंधान कर रहे हैं, बल्कि वो तो उनकी करतूतों में उनका साथ भी दे रहा है। जादूगर बलवंत न केवल बुजुर्ग हो रहे हैं, बल्कि वो तो पहले जितने शक्तिशाली भी नहीं रहे, और साथ ही वो अपने अनुसंधान में इस कदर लीन है कि उन्हें अपने पीछे छोड़े गए सबूतों को भी मिटाने तक का ख्याल भी न रहा। वहीं दूसरी तरफ दानिश एक लेवल 4 का जवान जादूगर है, जो उनकी मदद भी करता है और इन सभी चीजों के प्रति काफी सतर्क भी रहता है, और उसे बखूबी इस बात की जानकारी है कि उस खाते में उसके शिक्षक जादूगर बलवंत के खिलाफ काफी सबूत मिलेंगे। लाजमी है, अगर कोई व्यक्ति इस खाते के प्रति रुचि दिखाता तो इस बात की संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति जादूगर बलवंत के खिलाफ सबूत एकत्रित कर रहा है। दानिश इस बात से काफी चौंका कि जिस बंदे यानी कि लक्ष्य को जादूगर बलवंत के खिलाफ सबूत एकत्रित करने जैसे खतरनाक मिशन पर भेजा गया हो, वो काफी ही जवान है और साथ ही उसकी जादुई शक्ति बेहद ही कम है या ना के बराबर है। जहां दानिश इन सभी ख्यालों में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य को भी इस बात का एहसास हुआ कि किन कारणों ने दानिश के मन में शक पैदा किया होगा। लक्ष्य को मालूम हुआ कि दानिश ने भले ही सारी बातें सही कही हों, लेकिन उसने सारी बातें केवल शक के बिना पर कही हैं, मगर उसके पास अपनी बात को साबित करने का कोई सबूत नहीं है। लक्ष्य जिस नजर से इस परिस्थिति को देख रहा है, उससे लक्ष्य को यही समझ आया कि दानिश के शक को बदला भी जा सकता है यदि लक्ष्य सही प्रतिक्रियाएं दे। कारणवश लक्ष्य ने अपने नाटक को करना जारी रखने का निर्णय लिया। लक्ष्य दानिश की ओर देखते हुए कहने लगा, जी मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं, आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? दानिश लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगा, उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। दानिश ने गहरी सांस ली और गुस्से से लक्ष्य की ओर देखते हुए धीमी आवाज में दांत पीसते हुए कहने लगा, लक्ष्य मैं एक अनाथ हूं और जादूगर बलवंत ने न केवल मुझे सहारा दिया है, बल्कि उन्होंने मुझे पाला पोसा है, जादुई शिक्षा देकर इस लायक बनाया है कि मैं अन्य जादूगरों के बीच सम्मान के साथ उठ बैठ सकूं। वो सिर्फ मेरे शिक्षक नहीं है, बल्कि वो मेरे लिए मेरे पिता समान है। उनका दर्जा मेरे लिए ऊपर वाले से भी बड़ा है। अगर कोई भी उन्हें हानि पहुंचाने के बारे में सोचेगा तो उन तक पहुंचने से पहले उस व्यक्ति को मेरी लाश से गुजरना होगा।
दानिश को पक्के तौर पर यकीन है कि लक्ष्य एक जासूस है। दानिश ने अपनी हल्की रंग की जादुई छड़ी, जिस पर कई सारे कीमती और महंगी अशरफियां, मोती और पत्थर जड़े हुए हैं, उसे अपनी रोब से निकालते ही लक्ष्य की तरफ पॉइंट कर दी और कुछ सेकंड में एक गर्म रोशनी की किरण जादुई छड़ी की नोक पर उत्पन्न हुई और तुरंत ही हॉल के वातावरण में अचानक ही तेज बदलाव हुआ। वहां की हवा अचानक ही गर्म हो गई और हॉल का फर्श हिलने लगा। अगर लक्ष्य की जगह कोई और नौसिखिया जादूगर शिष्य होता तो इस परिस्थिति से काफी डर जाता, लेकिन लक्ष्य को लड़ाई की काफी जानकारी है और वो एक अनुभवी युद्ध लड़ने वाला जादूगर है, तो उस पर दानिश के इस हथकंडे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन लक्ष्य दानिश से लड़ना नहीं चाहता। लक्ष्य ने सोचा कि इस समय बेहतर यही होगा कि वो दानिश को उस पर हावी होने दे, ताकि दानिश का शक कम हो जाए। साथ ही लक्ष्य के मन में यह ख्याल भी है कि जादूगर बलवंत के मामले को शांत तरीके से संभाला जाना चाहिए। कारणवश लक्ष्य ने दानिश के सामने डरने का तरीका अपनाया, ताकि दानिश को इस बात का एहसास हो जाए कि वो बेकार ही लक्ष्य पर शक कर रहा है। लक्ष्य डरते हुए, कांपते हुए, रोनी सी सूरत बनाकर दानिश की ओर देखते हुए हकलाते हुए कहने लगा, सर आप ये क्या कर रहे हैं? आप जैसा समझ रहे हैं वैसे कुछ भी नहीं है। मैंने उस खाते को अपने कमरे में इस वजह से रखा था कि विवेक ने मुझसे कहा था कि खाते को संभाल कर रखना। मैं जरा सा मीनार से टहलने के लिए बगीचे में गया था, जिस वजह से मैंने वो खाता अपने कमरे में रखा। अगर आप चाहें तो मैं अभी आपको वो खाता दे देता हूं। लक्ष्य काफी भयभीत होकर दानिश से बात कर रहा है और वो इस तरह से दानिश से बात कर रहा है कि दानिश को ऐसा लगे कि दानिश ने उसे समझने में गलती कर दी। लाजमी है लक्ष्य को दानिश के शक को गहरा नहीं होने देना है। दानिश सिर हिलाते हुए लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगा, तुम काफी चतुर लड़के हो। दानिश को अब धीरे धीरे लक्ष्य के ढोंग पर विश्वास होने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने खामखाही लक्ष्य को डरा दिया और बेकार में ही वो उस पर शक कर रहा है। दानिश लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगा, वो खाता मेरे हवाले कर दो। दानिश खाते से सारे सबूत मिटाने की फिराक में है। लक्ष्य ने एक झोले में उस खाते को रखा था, तो उसने वो झोला दानिश की ओर बढ़ा दिया। दानिश लक्ष्य की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहने लगा, अभी जो हम दोनों के बीच हुआ है उसे हम दोनों के बीच ही रहने देना। किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं होनी चाहिए, समझे? लक्ष्य ने कुछ कहा नहीं। उसने डरते सहमते हुए अपने सिर को हाँ के इशारे में हिला दिया। दानिश लक्ष्य की ओर देखते हुए और उसे कमरे की चाबी सौंपते हुए कहने लगा, जाओ जाकर अपने नए कमरे में आराम करो और मजे करो। लक्ष्य ने तुरंत ही हड़बड़ाते हुए कमरे का दरवाजा खोला और इस तरह से नाटक करते हुए कमरे में दाखिल हुआ कि वो अभी भी दानिश से काफी डरा हुआ है और कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। लक्ष्य पलंग पर बैठकर मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ दानिश अब भी लक्ष्य के कमरे के बाहर खड़ा है। उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई, मगर फिर भी आज जो घटना मीनार में घटी है, इस कारण दानिश इस नतीजे पे पहुंचा कि वो लक्ष्य को मीनार में नहीं रहने देगा और वो किसी ऐसी तरकीब के बारे में सोचने लगा कि जिससे लक्ष्य खुद ही मीनार छोड़कर चला जाए। दानिश की आंखों में एक अलग ही चमक दिखी और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। दानिश सीढ़ी चढ़ते हुए मन ही मन खुद से कह रहा है, इस रहस्य को सुरक्षित रखना होगा। मेरे शिक्षक बुजुर्ग होने के साथ साथ काफी नर्म पड़ चुके हैं, मगर कुछ चीजों का उन्हें ध्यान देना चाहिए। खैर, मैं उनका अधूरा कार्य पूरा करूंगा। दानिश को इस बात की चिंता तो है कि अगर जादूगर बलवंत पकड़े गए तो उनकी काफी बदनामी होगी, मगर उससे अधिक दानिश को इस बात की चिंता सता रही है कि जादूगर बलवंत के पकड़े जाने के बाद उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और वो किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देने वाला है। वहीं दूसरी तरफ दानिश से मिली धमकी के कारण लक्ष्य ने अपना सारा ध्यान सतर्क और चौकन्ना रहने की ओर केंद्रित कर दिया। वो नहीं चाहता कि उसका कोई भी कदम दानिश के शक को गहरा करे या उसके शक को उसके यकीन में बदले। इस हादसे को गुजरे कुछ दिन बीत चुके हैं और इन बीते दिनों में लक्ष्य ने किसी से भी बातचीत नहीं की और ना ही उसने इलियास या मीरा मैडम से संपर्क करने की कोशिश की। लक्ष्य दिन रात अपने बंद कमरे में स्क्रोल तैयार करने के कार्य को अंजाम देता रहा। लक्ष्य अभी भी धीरज के लिए 15 उच्च क्वालिटी के स्क्रोल तैयार करता गया और प्रत्येक स्क्रोल के लिए धीरज उसे 3 सोने के सिक्के देता। तो एक दिन में लक्ष्य 45 सोने के सिक्के कमाने लगा था और इन जादुई स्क्रोलों के जरिए से लक्ष्य ने इन दिनों लगभग 300 सोने के सिक्के कमाए। साथ ही चूंकि लक्ष्य काफी समय से विद्यालय में रह रहा है और उसे अच्छा खासा आराम मिल रहा है, साथ ही साथ मीनार में मिलने वाला खाना पीना और विद्यालय की हवा लक्ष्य को काफी भा गई। कारणवश लक्ष्य अब पहले से बेहतर दिखने लगा और अब वो पहले जितना दुबला पतला या कमजोर नहीं रहा। उसकी लंबाई भी बढ़ गई और उसका वजन भी काफी बढ़ गया। साथ ही उसका शरीर भी काफी सुडौल हो गया, यानी कि उसकी शारीरिक शक्ति में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। ये सभी चीजें पिछले 4 दिनों में हुई और 5वें दिन की सुबह लक्ष्य की जिंदगी में एक नया रंग लाई।
लक्ष्य ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसे एहसास हुआ कि वो इन दिनों में कितना बदल चुका है। साथ ही उसे अपनी अंदरूनी शक्ति काफी बड़ी हुई लगने लगी। साथ ही लक्ष्य को एहसास हुआ कि कमरे के कोने में एक मकड़ी अपना जाल बुन रही है और वो न केवल उसे साफ तरीके से देख पा रहा है बल्कि वो उस आवाज को भी सटीक रूप से सुन पा रहा है और इसके साथ वो हवा की आवाज को भी महसूस कर पा रहा है और हवा में मौजूद तत्वों को भी लगभग देख पा रहा है। ये सभी चीजें एलिमेंटल दृश्य की वजह से मुमकिन हो पाई और एक एलिमेंटल जादूगर इन सभी गुणों और शक्तियों को तब हासिल करता है जब वो एलिमेंटल जादू की श्रेणी में एक स्तर पर पहुंचता है और जैसे जैसे जादूगर का लेवल बढ़ता चला जाएगा ये गुण और शक्तियां भी विकसित होती चली जाएंगी। लक्ष्य के दिमाग में तभी यह ख्याल पनपा कि उसे अपने शारीरिक स्टैटिस्टिक्स की जांच करनी चाहिए। उसके मन में यह ख्याल आया ही था कि गेमिंग सिस्टम के इंटरफेस पर एक नोटिफिकेशन आया। लक्ष्य ने जैसे ही नोटिफिकेशन को जांचा परखा उसे गेमिंग सिस्टम से नोटिफिकेशन की जानकारी मिली। लक्ष्य मिश्रा, एक रईस घराने का सपूत, लेवल 3 का एलीट जादूगर, माना रेस्टोरेशन की रेट 5 पॉइंट प्रति घंटे, मैक्सिमम माना 660 पॉइंट, मौजूदा माना 150 पॉइंट, जादुई शस्त्र साधारण जादुई छड़ी और एपिक क्वालिटी की जादुई छड़ी मशाल जिसे जादूगर लक्ष्य ने स्वयं बनाया है। मौजूदा हालात एलिंग माना के अंश कुछ घंटों में समाप्त हो जाएंगे। जैसा लक्ष्य ने सोचा था वैसा ही हो रहा है और उसे इस चीज का 3 महीने से इंतजार भी था और लंबे इंतजार के बाद लक्ष्य पर से जल्द ही एलिंग माना का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें पूरे 1 और दिन का समय लगेगा मगर हर 1 घंटे में लक्ष्य के माना पॉइंट्स बढ़ेंगे। लेकिन लक्ष्य की माना रेस्टोरेशन की रेट बेहद ही कम है जिस कारण हर घंटे उसका माना 9.8 पॉइंट से ही बढ़ेगा। तो लक्ष्य को थोड़े और समय के लिए सब्र के साथ इंतजार करना होगा। लक्ष्य किस तरह से करेगा अपनी शक्ति का प्रयोग, आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्य इस बात से बखूबी वाकिफ है कि अगर उसने किसी भी तरह की जल्दबाजी की तो इसका हर्जाना उसे ही भुगतना होगा। परिणाम स्वरूप उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। लक्ष्य पहले से ही इस बात से वाकिफ था कि उसका माना काफी धीरे धीरे बढ़ेगा। इसी वजह से उसने हुमैरा से 10 दिन का समय मांगा था क्योंकि उसके कैलकुलेशंस के अनुसार आज रात के 8 बजे उस पर से एलिंग माना का प्रभाव पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा और उसका मैक्सिमम माना 1480 पॉइंट्स पर पहुंच जाएगा। फिलहाल उसके पास 220 माना पॉइंट्स हैं और 1480 पॉइंट्स पर पहुंचने के लिए उसे 130 घंटे का इंतजार करना होगा, यानी कि 5 दिन से थोड़ा और अधिक समय तक के लिए इंतजार करना होगा। लक्ष्य इस बात से बखूबी वाकिफ है कि यदि कोई जादूगर जिसके माना की रफ्तार की रेट डिसेंट हो उसे अपने माना को रिप्लेनिश करने के लिए केवल 1 दिन का ही समय लगेगा और वो ऐसा जरूरत के हिसाब से आराम करते हुए कर सकता है। लेकिन लक्ष्य के माना की रफ्तार की रेट के कारण इस प्रक्रिया को समाप्त होने में लगभग 6 दिन का समय लग जाएगा। लक्ष्य गहरी सांस लेते हुए अफसोस जताते हुए मनी मन खुद से कहने लगा, मेरे माना की रफ्तार की रेट कछुए की रफ्तार जितनी है और यदि इस पर मैंने काम नहीं किया तो आगे चलकर यही परेशानी इतनी बड़ी बन जाएगी कि इसका इलाज कर पाना मुश्किल होगा। खैर, भविष्य की क्या सोच रहा हूं जब मेरा आज ही इस दिक्कत की वजह से असुरक्षित है, क्योंकि मेरे माना की रफ्तार की रेट ही मेरे प्रोग्रेस की रुकावट का भी कारण बनी हुई है। लक्ष्य पलंग पर लेटकर इस समस्या का समाधान ढूंढने में लगा हुआ है कि किस तरह वो अपने माना की रफ्तार की रेट को बढ़ाए। थोड़े समय तक सोच विचार करने के बाद लक्ष्य इस नतीजे पर पहुंचा कि वो फिलहाल के लिए अपने 125 ओम पॉइंट्स में से 70 पॉइंट्स का इस्तेमाल अपने माना की रफ्तार की रेट को बढ़ाने के लिए करेगा। लक्ष्य ने जैसे ही ऐसा करने का मन बनाया, लक्ष्य को गेमिंग सिस्टम के फील्ड ऑफ विजन पर एक डायलॉग बॉक्स दिखा जिस पर लिखा है कंफर्म। लक्ष्य ने मनी मन कहा कंफर्म। अचानक ही लक्ष्य को महसूस हुआ कि उसका शरीर काफी गर्म हो गया है और ये गर्माहट उसके शरीर के भीतर मौजूद है और उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके शरीर के अंदर कोई विस्फोट हुआ है। पहले तो शरीर के अंदर हुए विस्फोट ने लक्ष्य के शरीर को पूरी तरह से सुन्न कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद उसका पूरा शरीर दर्द करने लगा और फिर कुछ ही सेकंड में ये दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस दर्द को बर्दाश्त कर पाना उसके लिए काफी मुश्किल होने लगा। लक्ष्य का पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। दर्द के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसी समय लक्ष्य की नजर पास ही पड़े तकिए पर गई। लक्ष्य ने काफी मुश्किल से कांपते हाथों से उस तकिए को उठाया और अपने चेहरे को तकिए से दबाकर दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगा।
लक्ष्य काफी डरा हुआ है और यही सोच रहा है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने पहले भी कई बार होम पॉइंट्स की मदद से अपने माना की रफ्तार की रेट को बढ़ाया था, लेकिन पहले तो कभी उसे इस तरह से दर्द नहीं हुआ। तो फिर अचानक ही आज ऐसा क्या हुआ कि उसका पूरा शरीर इस तरह से दर्द कर रहा है। उसी समय लक्ष्य के गेमिंग सिस्टम के फील्ड ऑफ विजन पर एक नोटिफिकेशन का पॉपअप आया और लक्ष्य को इस दर्द का कारण बताते हुए कहने लगा, खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है कि इतना माना खिलाड़ी के शरीर में समा सके। कारणवश खिलाड़ी के शरीर के इननेट टैलेंट की लिमिट को बढ़ाया जा रहा है और साथ ही खिलाड़ी के शरीर में भी बदलाव किए जा रहे हैं ताकि खिलाड़ी इतना माना अपने शरीर में समाने के लिए सक्षम बने। लक्ष्य ने पहले कभी इननेट टैलेंट की लिमिट के बारे में नहीं सुना, मगर गेमिंग सिस्टम की बात से वो इतना समझ गया कि उसके शरीर को गेम का सिस्टम मॉडिफाई कर रहा है। साथ ही लक्ष्य के मन में इननेट टैलेंट की लिमिट के बारे में जानने की इच्छा जागी। ठीक इसके पश्चात गेम का सिस्टम उदाहरण देते हुए लक्ष्य को इननेट टैलेंट की लिमिट के बारे में जानकारी देते हुए कहने लगा, अगर शरीर बाल्टी है तो माना पानी। यदि ऐसा माना जाए कि बाल्टी में एक इनलेट और एक आउटलेट है तो शरीर के इनलेट की सीमा या लिमिट 30 माना पॉइंट्स प्रति घंटे तक नियंत्रित की गई है और वहीं दूसरी तरफ शरीर के आउटलेट की सीमा या लिमिट 500 माना पॉइंट्स प्रति घंटे तक नियंत्रित की गई है। जैसे ही ये दोनों ही सीमाएं या लिमिट बढ़ जाती है तो सिस्टम को बदलावों के मद्देनजर रखते हुए बाल्टी यानी कि शरीर को मॉडिफाई करते हुए बड़ा करना पड़ता है और इस प्रक्रिया में शरीर में काफी दर्द होता है। अब लक्ष्य को सब कुछ समझ आ गया और अभी गेम के सिस्टम द्वारा पाए गए डेटा से लक्ष्य को इस बात की भी जानकारी हुई कि उसके शरीर के इननेट टैलेंट की लिमिट की वजह से ही उसके माना की रफ्तार की रेट कम थी। पहले तो माना की रफ्तार की रेट की कमी के कारण लक्ष्य को लगा था कि वो ज्यादा से ज्यादा लेवल 5 तक ही पहुंच पाएगा और सदैव ही लेवल 5 का जादूगर बनकर रह जाएगा। इस समय लेवल 5 का जादूगर बनना काफी बेहतर सा लग सकता है, लेकिन भविष्य में जब फौलाद की दुनिया के वातावरण में माना की कमी होने लगेगी तब एक लेवल 5 का जादूगर किसी मीडियोकर जादूगर के समान ही होगा। ताकत पाने के लिए ताकत की कीमत तो चुकानी पड़ती है। तो अब लक्ष्य को इस दर्द को तब तक सहना होगा जब तक ये प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। लक्ष्य दर्द में मनी मन खुद से कहने लगा, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने मुंह पर तकिया रख लिया है, वरना शायद अभी ये भांडा फूट ही जाता। लक्ष्य इस दर्द की वजह से काफी बुरी तरीके से कांप रहा है और समय समय पर उसके शरीर को नियंत्रित रूप से झटके लग रहे हैं और उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर के भीतर कोई छुपा बैठा है जो अंदर से उस पर खंजर से लगातार वार किए जा रहा है। यह प्रक्रिया अगले 4 घंटे तक चली, जिसके बाद लक्ष्य अपना होश खो बैठा और पसीने से तरबतर लक्ष्य बेहोश हो गया। थोड़े समय के बाद जब लक्ष्य को होश आया तो उसने अपने पूरे शरीर को तौलिए से साफ किया, अपने कपड़े बदले और स्टोरेज पेंडेंट से लूसी द्वारा बनाए गए कुछ चटाकेदार और मसालेदार खाने पीने की चीजों को बाहर निकालकर मेज से उनका सेवन किया और फिर आराम करने लगा। जल्द ही उसे नींद भी आ गई। जैसे ही लक्ष्य की आंख खुली उसे महसूस हुआ कि वो अगली सुबह उठा है। उसने अपने पॉकेट वाली घड़ी में समय देखा तो उसे पता चला कि वो 15 घंटे तक सोया है और इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं। लक्ष्य का मैक्सिमम माना 1480 पॉइंट्स पर पहुंच गया है और उसके माना की रेस्टोरेशन रेट 79.8 पॉइंट्स प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच गई है। इस समय लक्ष्य को अपनी नई शक्ति को छुपाना होगा, वरना उसकी ये शक्ति दानिश को सतर्क कर देगी और इसके बाद शायद दानिश उस पर हमला भी कर दे। अब लक्ष्य फिर से इस काबिल बन गया है कि वो लेवल 4 के जादुई शाप आग के गोले का इस्तेमाल ठीक उसी तरह से कर सके जैसे उसने गुलाल बाग शहर में किया था। लक्ष्य पलंग से उठा, उसने अपना हुलिया ठीक किया और एक नए ग्रे रंग का रोब पहन लिया। फिर उसने अपना चेहरा शीशे में देखा और उसके बाद अपने कमरे से निकल गया। जैसे ही लक्ष्य लेवल 2 के हॉल से लेवल 1 के लेवल में पहुंचा, उसकी नजर एक नौसिखिए जादूगर शिष्य पर पड़ी जो कुर्सी पर बैठकर मेज पर कुछ कागज रखकर जादुई स्क्रोल तैयार करने के कार्य में लीन है। लक्ष्य ने इस नौसिखिए जादूगर शिष्य से केवल जाते जाते इतना ही कहा, मैं जरा बाहर जा रहा हूं। नौसिखिए जादूगर शिष्य ने लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना सारा ध्यान अपने कार्य में ही केंद्रित किया हुआ है। लक्ष्य मीनार से बाहर निकला और विद्यालय के मुख्य द्वार के पास जा पहुंचा। मुख्य द्वार के पास ही कुछ बग्गी वाले तांगे हैं जो कि विद्यालय की ही संपत्ति है। लक्ष्य ने तांगे वाले की ओर एक अनुमति पत्र बढ़ाया और इस अनुमति पत्र को हुमैरा उर्फ मीरा ने लक्ष्य के लिए पहले से ही तैयार कर रखा था। लक्ष्य तांगे वाले को देखते हुए कहने लगा, कोव गांव जाना है। और इतना कहते ही लक्ष्य ने तांगे वाले को कुछ सोने के सिक्के दिए। तांगे वाले ने अपनी नजर अनुमति पत्र पर दौड़ाई और खुशी से उसने लक्ष्य द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों को स्वीकार किया। तांगे वाला मुस्कुराते हुए लक्ष्य की ओर देखकर कहने लगा, बैठिए। लक्ष्य के तांगे में बैठते ही तांगे वाले ने घोड़ों को चाबुक से मारा और घोड़े तेज रफ्तार के साथ तांगे को खींचते हुए दौड़ने लगे। लक्ष्य फ्लेमिंगो गैंग के बंगले में मौजूद देवांश मणि लेने के इरादे से विद्यालय से बाहर निकला है।
मणि भी अब तक साफ हो चुकी होगी, क्योंकि 1 महीना भी गुजर चुका है। एक बार लक्ष्य के हाथों वो मणि लग जाए तो फिर उसके पास युद्ध लड़ने वाली ऐसी शक्ति होगी कि कोई भी जादूगर आसानी से उसका सामना नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जादूगर बलवंत की मीनार में लक्ष्य के जाते ही दानिश लक्ष्य को मीनार के बाहर से ढूंढता हुआ लेवल 1 के हॉल में पहुंचा। दानिश काफी जल्दबाजी में है और काफी घबराया हुआ है, और हॉल में पहुंचते ही उसकी नजर उसी नौसिखिए जादूगर शिष्य पर गई। ये नौसिखिया जादूगर शिष्य अब भी स्क्रोल तैयार करने के कार्य में लीन है। दानिश तेजी से उसके पास जा पहुंचा और कहने लगा, तुमने लक्ष्य को देखा क्या? नौसिखिया जादूगर शिष्य ने दानिश की ओर देखते हुए कहा, कहकर गया है कि वो बाहर जा रहा है। बाहर कहां? दानिश ने चौंकते हुए इस नौसिखिए जादूगर शिष्य से प्रश्न किया। नौसिखिए जादूगर शिष्य ने दानिश की ओर देखते हुए कहा, वो तो मैं नहीं जानता। दानिश भागते हुए फिर से मीनार से बाहर निकला। इन बीते दिनों में दानिश लक्ष्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लगा हुआ था, और जो जानकारी उसके पास है उसके अनुसार लक्ष्य कोई नौसिखिया जादूगर शिष्य नहीं है, बल्कि वो एक लेवल 2 का जादूगर है। और इसके साथ ही दानिश को पक्के तौर पर इस बात पर यकीन हो गया कि लक्ष्य एक जासूस है, जो कि उसके शिक्षक जादूगर बलवंत की जासूसी कर रहा था। दानिश लक्ष्य को यहां वहां ढूंढते हुए विद्यालय के मुख्य द्वार तक पहुंचा, और वहां उसने एक तांगे वाले से सवाल किया, अभी कुछ समय पहले एक जवान जादूगर विद्यालय से बाहर निकला है, क्या तुम जानते हो कि वो कहां गया है? तांगे वाले ने दानिश की ओर देखते हुए कहा, दानिश बाबा, वो लड़का तो कोव गांव गया है। दानिश फौरन ही बग्गी में चढ़ गया और तांगे वाले से कहने लगा, जल्दी से कोव गांव चलो। इतना कहते ही तांगे वाले ने तेज रफ्तार के साथ तांगा चलाने की शुरुआत कर दी। दानिश इस इरादे से लक्ष्य का पीछा कर रहा है कि लक्ष्य इस समय विद्यालय के बाहर गुलमोहर जंगल के इलाके के आसपास पहुंचा होगा, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लक्ष्य का काम तमाम कर देगा। लक्ष्य लेवल 2 का जादूगर है, ये बात सिर्फ उसे पता है, लेकिन बाकियों को तो यही लगेगा कि चोर लुटेरों ने लक्ष्य को लूटने के चक्कर में मार दिया और उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। अक्सर ही कई सारे नौसिखिए जादूगरों को लूटने के चक्कर में चोर लुटेरे इसी तरह से मार देते हैं। दानिश को लगा कि लक्ष्य विद्यालय से इसीलिए बाहर गया है कि वो कोव गांव में किसी से मिलेगा और जादूगर बलवंत के राज को उस व्यक्ति के आगे उगल देगा, और शायद उसी व्यक्ति ने लक्ष्य को बतौर जासूस जादूगर बलवंत पर नजर रखने के लिए विद्यालय में भेजा होगा। अब पानी सिर के ऊपर पहुंच चुका था और दानिश नहीं चाहता कि उसके शिक्षक जादूगर बलवंत पर किसी तरह की भी आंच आए। इसी वजह से दानिश अब लक्ष्य को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहता है। दानिश की जानकारी के अनुसार लक्ष्य लेवल 2 का जादूगर है, इस वजह से उसे लक्ष्य को मारने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन दानिश खुद नहीं जानता कि लक्ष्य लेवल 3 का जादूगर है और लेवल 4 के जादूगर की शक्ति रखता है। क्या दानिश होगा अपने इरादे में कामयाब? क्या लक्ष्य हासिल कर पाएगा देवांश मणि? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गुलमोहर जंगल अभी भी उतना ही आकर्षक और शांत है। सूर्य की रोशनी की चमकती किरणें न केवल घने गुलमोहर जंगल को खूबसूरत दर्शाती, बल्कि रास्ते पर गुजरने वाले लोगों पर पड़ती रोशनी की किरणें उन्हें काफी अलग तरह से भी दर्शा रही हैं। आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं वे सभी काफी खुशहाल नजर आ रहे हैं। लक्ष्य लंबे समय तक बलवंत की बंद मीनार में छल और सतर्कता की जिंदगी जी रहा था, मगर जैसे ही लक्ष्य मीनार से उज्जवल और शांत गुलमोहर जंगल की शरण में पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक बार फिर से जी उठा है। लक्ष्य की नजर जिन भी चीजों पर पड़ी वे दृश्य उसकी आंखों को भा गए। यहां तक कि उसने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिन्हें देखने पर उसे संदेह हुआ कि वो लोग चोर, डकैत, गुंडे, मवाली, बदमाश किस्म के लोग हैं, मगर फिर भी उन्हें देख वो निश्चिंत और खुश है। लक्ष्य ने उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने इस सफर को जारी रखते हुए आगे बढ़ता चला गया। 1 घंटे के बाद बग्गी वाला तांगा कोव गांव पहुंचा। कोव गांव में हमेशा की तरह ही काफी चहल पहल है। कोव होटल के बाहर कुछ लोग हैं जो नशे में धुत हैं। बाजार का इलाका लोगों से खचाखच भरा हुआ है और टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर कई सारे नोटिस लगे हुए हैं। फ्लेमिंगो गैंग के सदस्यों का बंगला टाउन के कोने पर है। बंगले का यार्ड काफी बदला बदला सा लग रहा है। यह यार्ड अब एक बड़े सतह क्षेत्र को कवर करता है, जिसके किनारे पर कई सारे लकड़ी के घर बने हुए हैं। इस जंगल में एक दूसरा यार्ड लकड़ी की बाड़ से घिरा है और ठीक उनके मुख्य यार्ड के पीछे बना हुआ है। फ्लेमिंगो गैंग के बंगले में पहले से भी ज्यादा भीड़ भाड़ है। लक्ष्य ने कई सारे अनजान लोगों को बंगले में प्रवेश करते देखा और मुख्य द्वार के पास एक झंडा भी लगाया गया है जिस पर फ्लेमिंगो की तस्वीर छपी है। लूसी ने इन बीते दिनों में लक्ष्य को कुछ पत्र भेजे थे जिनके जरिए से लक्ष्य को मालूम हुआ था कि फ्लेमिंगो गैंग के सदस्यों ने कई लोगों को गैंग में शामिल किया है। अब फ्लेमिंगो गैंग में कुल मिलाकर 23 लोग हैं।
तांगा बंगले के पास आकर रुका और कई सारे लोग तांगे को देख बंगले से बाहर आने लगे। उनकी नजरों में तांगा काफी आकर्षक है और साथ ही वे सभी लोग इस तांगे से वाकिफ भी हैं, क्योंकि तांगे की बग्गी के दोनों दरवाजों पर ईस्ट कोव जादुई विद्यालय की मुहर लगी हुई है और वे सभी लोग ईस्ट कोव जादुई विद्यालय से आए इस जादूगर को देखने के लिए एक जगह पर जमा हो गए। लाजमी है, उन्हें कौन सा रोज रोज इस तरह का नजारा देखने को मिलता। इन सभी के अनुसार बग्गी में कोई बुजुर्ग जादूगर होगा जो अभी इस तांगे से उतरेगा, लेकिन अगले ही पल जैसे ही लक्ष्य बग्गी से नीचे उतरा, इन सभी लोगों की नजरें चौंधिया गई। लक्ष्य अब पहले जैसा कमजोर या दुर्बल सा दिखने वाला जवान जादूगर नहीं है, बल्कि अब वो एक हैंडसम और जवान जादूगर है, जिसकी न केवल जादुई शक्ति आकर्षक है बल्कि शारीरिक रूप से भी वो काफी आकर्षक लग रहा है। लक्ष्य ने नया रूप पहना हुआ है। उसने अपने दाएं हाथ में अपनी जादुई छड़ी मशाल को पकड़ा हुआ है, जिस कारण अब वो एक पक्का जादूगर लग रहा है। बंगले के पास जमा हुए लोगों की भीड़ ने गोल्डी और लूसी को पहले ही बंगले से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। लूसी मुस्कुराते हुए लक्ष्य की ओर देखते हुए खुशी जताते हुए कहने लगी, गुरुदेव, आपने अपने आने की खबर क्यों नहीं भेजी? लूसी गौर से लक्ष्य को देख रही है और उसे लक्ष्य को देख काफी खुशी हुई, क्योंकि लक्ष्य पहले से काफी बेहतर लग रहा है। तो लूसी के मन में उसके लिए जितनी चिंताएं थी वे भी कम होने लगी और लूसी को यह भी एहसास हुआ कि मीनार और विद्यालय में रहने वाले लोगों ने लक्ष्य के साथ काफी अच्छा बर्ताव किया है। लक्ष्य मुस्कुराते हुए लूसी की ओर देखकर कहने लगा, मैं तो बस यूं ही तुम सबसे मिलने चला आया। अच्छा, क्या वो लड़की भी इस गैंग का हिस्सा है? लक्ष्य ने थोड़ा संकोच करते हुए लूसी से प्रश्न किया। जब लक्ष्य बग्गी की खिड़की से बाहर देखते हुए यार्ड में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसकी नजर एक जवान, खूबसूरत, मासूम और आकर्षक लड़की पर पड़ी जो तीरंदाजी के अभ्यास में लीन है। हालांकि तीरंदाजी की कलाबाजी में इस लड़की का कौशल काफी साधारण सा है, लेकिन अगर बेहतरीन त्वचा और कातिलाना फीचर्स वाली एक जवान लड़की लंबे चौड़े हट्टे कट्टे पुरुषों के समूह में मौजूद हो तो किसी का भी ध्यान इस लड़की की ओर ही जाएगा। गोल्डी हंसते हुए लक्ष्य और लूसी के करीब आया और लूसी की ओर देखते हुए कहने लगा, मैंने कहा था ना कि गुरुदेव इस लड़की को देखकर जरूर ही इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। गोल्डी मुस्कुराते हुए लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगा, इस लड़की की कहानी मैं आपको बताता हूं। इस लड़की का नाम रूपाली है और वो यहाँ किसी सौदागर द्वारा व्यापारियों के आजाद संगठन के राज्य से लाई गई है। सौदागर का इरादा तो रूपाली को संपत्ति शहर में बतौर एक दासी किसी रईस घराने के सदस्य को बेचने का था, मगर लूसी को रूपाली पर दया आ गई और लूसी की दया के चक्कर में हमें 100 सोने के सिक्कों का नुकसान हो गया, क्योंकि लूसी ने 100 सोने के सिक्के में रूपाली की आजादी खरीदी है। गोल्डी इस बात के कारण तभी से लूसी से काफी नाराज था, क्योंकि 100 सोने के सिक्के एक इंसान पे खर्च कर देना उसे नादानी की बात लगी। और जब वो रूपाली की कहानी लक्ष्य को सुनाने लगा तो उसे लूसी वाली बात शिकायत के तौर पर लक्ष्य से कही। साथ ही अगर रूपाली देखने में अच्छी नहीं होती तो वो लूसी को कभी भी ऐसा सौदा करने ही नहीं देता। गोल्डी ने लूसी से उस समय कहा भी था कि वे लोग कोई अमीर घराने से नहीं आते हैं, बल्कि उन्हें तो पैसे कमाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और काफी जोखिम उठाना पड़ता है। लेकिन लूसी की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। वहीं दूसरी तरफ लूसी काफी शर्मिंदा महसूस करने लगी और लक्ष्य से नजरें चुराने लगी। लूसी के मन में अचानक ही डर बैठ गया कि लक्ष्य उसकी इस हरकत के कारण उसे डांटेगा, लेकिन जब लूसी ने बाजार में पहली बार रूपाली को उस सौदागर के पास देखा तो उसे अपना बचपन याद आ गया और वो ये नहीं चाहती थी कि रूपाली का भविष्य भी उसके जैसा ही हो या रूपाली का भविष्य अंधकार में गुजरे। रूपाली एक जवान और खूबसूरत लड़की है। उसे सौदागर अगर किसी रईस घराने में न भी बेचता तो शायद सौदागर उसे वैश्याओं को सौंप देता या किसी कोठे पर बैठा देता। गोल्डी की सारी बात सुनकर लक्ष्य के चेहरे की मुस्कुराहट अपने आप ही बढ़ गई और उसकी मुस्कुराहट ने सभी को काफी चौंका दिया, खासकर गोल्डी और लूसी को। लक्ष्य ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और रूपाली के पास पहुंचकर उसके इर्द गिर्द घूमने लगा और उसे सर से लेकर पैर तक देखने लगा। गोल्डी लूसी के काफी करीब पहुंचा और अपनी नाक खुजलाते हुए धीमी आवाज में लूसी से कहने लगा, मुझे लग रहा है कि शायद गुरुदेव को रूपाली पसंद है। जब से फ्लेमिंगो गैंग के सदस्य लक्ष्य से मिले थे, लक्ष्य ने कभी भी लड़कियों या औरतों के प्रति रुचि नहीं दिखाई थी। लूसी को भी इस बात का अंदाजा तो है ही, क्योंकि वैसे तो लूसी काफी खूबसूरत है और उसका फिगर भी बेहद ही कमाल का है, लेकिन लक्ष्य ने कभी भी उसे इस तरह से नहीं देखा था कि जैसे वो उसकी ओर आकर्षित हुआ हो। लूसी को लगा कि शायद लक्ष्य को सही वक्त का इंतजार होगा। लूसी इस नजारे को ईर्ष्या की भावना से देख रही है और गोल्डी की बात ने उसे और भी अधिक क्रोधित कर दिया था। लूसी गुस्सैल अंदाज में भड़कते हुए दांत पीसकर गोल्डी से धीमी आवाज में कहने लगी, चुप करो, फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य की इस हरकत से रूपाली काफी चौंकी और शर्मिंदा महसूस करने लगी। साथ ही वो काफी चिंतित भी है।
रूपाली इस बात से तो वाकिफ है कि लक्ष्य एक जादूगर है, मगर लक्ष्य के प्रति गोल्डी और लूसी के व्यवहार को देख उसे इस बात की भी जानकारी मिली कि लक्ष्य फ्लेमिंगो गैंग का करता धरता है। लक्ष्य की मौजूदगी को देखते ही रूपाली ने तीरंदाजी का अभ्यास रोक दिया था। रूपाली के गोरे गोरे हाथों में धनुष और तीर हैं और वो लक्ष्य से नजरें चुराते हुए सिर झुकाकर नीचे देख रही है। रूपाली इस समय किसी भयभीत और भ्रमित हिरणी की तरह लग रही है जो भाग्य के फैसले की प्रतीक्षा कर रही हो। लक्ष्य पूरे 1 मिनट तक रूपाली को इसी तरह से देखता रहा। फिर उसके बाद लक्ष्य ने काफी धीरे से रूपाली के माथे को छुआ और फिर धीरे से वो उसके हाथों को सहलाने लगा और धीरे धीरे उसके हाथ रूपाली की पीठ पर चले गए और वो धीरे से रूपाली की पीठ को सहलाते हुए अपने हाथों को उसकी कमर तक ले आया और फिर कमर को धीरे धीरे सहलाते हुए लक्ष्य उसके पैरों को दोनों साइड से एक समय पर एक साथ ही सहलाने लगा और पैरों को नीचे से ऊपर तक सहलाते हुए फिर से पीठ को सहलाकर पीछे की तरफ हट गया। लक्ष्य की हरकतें बेहद ही विकृत लग रही हैं, साथ ही उसके चेहरे पर एक अजीबो गरीब हाव भाव है। गोल्डी लक्ष्य की हरकत को देख काफी शर्मिंदा महसूस करने लगा और उसके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। गोल्डी के मन में यह ख्याल आया कि उसके गुरुदेव काफी बदल गए हैं और साथ ही शायद विद्यालय में लड़कियों की कमी होगी। इसी बीच लूसी ने यह सोचा कि लक्ष्य तो इस प्रकार का व्यक्ति है ही नहीं, जरूर ही लक्ष्य ने रूपाली में उसकी खूबसूरती के अलावा कुछ खास देखा या महसूस किया होगा। लूसी ने जब से रूपाली को देखा था उसके मन में यही ख्याल बैठा था कि रूपाली काफी खास लड़की है और इस कारण भी लूसी ने रूपाली को आजाद करवाया था। जब लक्ष्य की उंगलियों और हथेलियों ने रूपाली के शरीर से संपर्क बनाया तो रूपाली इतना डर गई कि वो हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। साथ ही उसे महसूस हुआ कि एक निश्चित शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर रही है, जिस कारण वो काफी असहज महसूस करने लगी और जिस तरह से लक्ष्य ने रूपाली के शरीर को छुआ उस कारण रूपाली की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने की कगार पर पहुंच गई। मगर जैसे ही लक्ष्य उससे दूर हुआ रूपाली ने चैन की सांस ली और उसने खुद को रोने से संभाल लिया। लक्ष्य मुस्कुराते हुए लूसी की ओर देखते हुए कहने लगा, लूसी, तुमने रूपाली को यहां लाकर बहुत अच्छा काम किया है। पैसे अच्छी जगह पर लगे क्योंकि रूपाली में जादूगर बनने की क्षमता मौजूद है। लक्ष्य की बात सुनकर गोल्डी को बड़ा सा झटका लगा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें फटी की फटी। गोल्डी इस सोच में है कि ऐसे मनुष्य जिनमें जादुई अंश पाए जाते हैं या जो जादूगर बनने की क्षमता रखते हैं उनकी तादाद काफी कम ही होती होगी और वे काफी खास होते हैं। उसे कहां पता था कि जिस लड़की की वजह से वो लूसी से नाराज रहा था वो इतनी खास होगी और साथ ही काफी भाग्यशाली भी। गोल्डी कुछ सेकंड के लिए खामोश होकर अपने ख्यालों में खोया हुआ था और फिर उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए लूसी की ओर देखते हुए कहा, केवल कुछ खास लोग ही इतने खूबसूरत होते हैं लूसी, और तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। साथ ही तुमने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और हाँ, मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ करना दोस्त। कोई बात नहीं गोल्डी, और मुझे लगा तो था कि रूपाली खास है, मगर इतनी, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। लूसी ने उत्साहित स्वर में गोल्डी की ओर देखते हुए यह बात कही। फिर लूसी ने लक्ष्य की ओर देखकर मुस्कुराते हुए खुशी के साथ प्रश्न किया, क्या सच में गुरुदेव? लक्ष्य ने लूसी की ओर देखकर हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया। फौरन ही लूसी की आंखों में खुशी के आंसू दिखे और उसकी आंखें छलक गईं। 100 सोने के सिक्कों के लिए एक सुंदर सी लड़की को खरीदना समझदारी का सौदा तो नहीं है, लेकिन एक प्रतिभाशाली लड़की जिसके पास जादुई क्षमता हो उसके मोल के आगे 100 सोने के सिक्कों का क्या ही मूल्य होता। फ्लेमिंगो गैंग के सदस्यों के लिए यह सौदा अब घाटे का नहीं बल्कि एक फायदे का सौदा बन चुका था। फ्लेमिंगो गैंग और लक्ष्य की जिंदगियों में रूपाली के आने से क्या क्या होने वाला है, आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्य को आभास हुआ कि चूंकि लूसी में भी जादुई शक्ति मौजूद है तो शायद इसी कारण लूसी को रूपाली खास लगी हो। जब लक्ष्य को पता चला कि लूसी खास है तो उसने सोचा था कि वो लूसी को जादू सिखाएगा, लेकिन लूसी 28 साल की हो चुकी है और उसे जादुई ज्ञान के प्रति रत्ती भर भी रुचि नहीं है। इसी कारण लक्ष्य ने कभी इस बात का जिक्र लूसी से नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ रूपाली 15-16 वर्ष की होगी और इस उम्र के लोगों को जादू सिखाना काफी आसान भी होता है और साथ ही ये जादू सीखने की काफी बेहतरीन उम्र भी है। और तो और रूपाली की जादुई शक्ति लूसी की जादुई शक्ति से थोड़ी बहुत अधिक है। जब लक्ष्य ने पहली बार रूपाली को यार्ड के कोने पर देखा तब वो काफी चौंक गया था, क्योंकि उसने देखा कि किस तरह से रूपाली के इर्द गिर्द वातावरण में मौजूद पानी के तत्व उसे घेरे हुए हैं। तो उसे इस बात का तो पता चल गया कि रूपाली की जादुई शक्ति कुछ इस तरह की है कि उसका शरीर पानी के तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करता है और पानी के तत्व भी एलिमेंटल ऊर्जा ही होते हैं। तो रूपाली के इर्द गिर्द 50% तक पानी के तत्वों की ऊर्जा मौजूद है।
जब लक्ष्य अपनी उंगलियों और हथेलियों से रूपाली के शरीर को स्पर्श कर रहा था, तब वो उसका फायदा नहीं उठा रहा था, बल्कि वो तो माना डिटेक्शन के जरिए से रूपाली के शरीर में मौजूद एलिमेंटल गेट्स को ढूंढने की और देखने की कोशिश में लगा हुआ था। और ऐसा करने पर उसे महसूस हुआ कि रूपाली के शरीर में मौजूद एलिमेंटल गेट्स में ही पानी के तत्व स्वाभाविक रूप से हमेशा से ही मौजूद रहे हैं और प्रत्येक एलिमेंटल गेट से प्राकृतिक रूप से माना की धाराएं बह रही हैं। ये पानी के एलिमेंटल जादू के लिए एक असाधारण प्रतिभा है। यदि लक्ष्य रूपाली को सफलतापूर्वक तरीके से अपने जादुई ज्ञान प्रदान करे, तो भविष्य में रूपाली पानी के एलिमेंटल जादू में महारत हासिल करके बेहद अद्भुत और अव्वल दर्जे की जादूगरनी बन जाएगी। जैसे जैसे लक्ष्य अंधकार से लड़ने की चाह और राह में आगे बढ़ता चला जाएगा, तो भविष्य में उसका सफर उतना ही कठिन होता चला जाएगा और साथ ही उसका सामना अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों से होता रहेगा। इसीलिए उसे इस सफर में योद्धाओं, पेशेवर कातिलों और सैनिकों के साथ साथ कई जादूगरों के साथ की भी जरूरत पड़ेगी। पहली ही लड़ाई में समूह का एकमात्र जादूगर होने के कारण लक्ष्य को अपना बेहतरीन प्रदर्शन देने में काफी संघर्ष करना पड़ा था। उसके बाद उसने ये निर्णय लिया था कि वो किसी भरोसेमंद और प्रतिभाशाली व्यक्ति को जादू सिखाएगा और एक लंबे समय तक इंतजार करने के बाद अचानक ही अब उसकी मुलाकात रूपाली से इस तरह हुई और फौरन ही उसने रूपाली को जादू सिखाने का पक्का इरादा कर लिया। लक्ष्य मुस्कुराते हुए रूपाली की ओर देखकर कहने लगा, तुम मेरी मुख्य शिष्य बनोगी। उसी समय कोव गांव के मुख्य द्वार पर ईस्ट कोव जादुई विद्यालय का एक दूसरा तांगा रुका और तांगे से लेवल 4 का जादूगर दानिश नीचे उतरा। दानिश ने उतरते ही तांगे वाले की ओर देखकर कहा, तुम वापस विद्यालय चले जाओ। जैसे ही तांगे वाला वहां से गया, दानिश ने खुद पर जादुई तंत्र मंत्र बहरूपी महा का इस्तेमाल किया और अपनी असली पहचान उसने छुपा ली। थोड़े समय के बाद दानिश ने मुख्य द्वार के पास किसी व्यक्ति को देखा, तो दानिश उसके पास जा पहुंचा और उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहने लगा, जी मैं यहाँ जादूगर लक्ष्य जी से मिलने आया हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो इस समय कहाँ होंगे? दानिश ने लक्ष्य के बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल कर ली थी, जिस कारण उसे इस बात की जानकारी पहले से ही थी कि लक्ष्य कोव गांव में काफी मशहूर है। तो लाजमी है कि कोव गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग लक्ष्य को जानते पहचानते होंगे ही। ये व्यक्ति अभी अभी कोव गांव में आया था, तो उसे यहाँ के लोगों के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। जी मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ और संपत्ति शहर की ओर जा रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। इस व्यक्ति ने दानिश की ओर देखकर विनम्र स्वर में उसके प्रश्न का उत्तर दिया और फिर अपने रास्ते पर चलना जारी रखा। दानिश ने यही सवाल कुछ समय के बाद मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद किसी दुकानदार से पूछा। दुकानदार दानिश की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा, आपकी किस्मत काफी अच्छी है। जादूगर लक्ष्य जी अभी थोड़े समय पहले ही ईस्ट कोव जादू विद्यालय से गांव में पधारे हैं और इस समय वो फ्लेमिंगो गैंग के बंगले पे ही होंगे। दानिश दुकानदार के आगे उसके सम्मान में झुकते हुए दुकानदार की ओर देखते हुए कहने लगा, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। दानिश को अपनी जानकारियों से इस बात का भी पता चला था कि फ्लेमिंगो गैंग के सदस्यों में लक्ष्य सबसे शक्तिशाली है और एक तरह से देखा जाए तो वो ही इस पेशेवर कातिलों की गैंग का मुख्य कर्ता धरता है। और अगर वो बंगले में है तो लाजमी है कि वहां पहुंचकर दानिश का समय केवल बर्बाद ही होगा, क्योंकि जिस किसी ने भी लक्ष्य को जादूगर बलवंत पर नजर रखने का कार्य सौंपा होगा वो उस बंगले में तो नहीं होने वाला है। साथ ही यदि वो लक्ष्य से लड़ने बंगले में पहुंचा तो लक्ष्य को वहां उसके साथियों की मदद मिलेगी और न ही वो कोव गांव में लक्ष्य से लड़ सकता है, क्योंकि अगर इस बात की भनक विद्यालय तक पहुंची तो उसके पास किसी भी शिक्षक और डीन सर के सवालों का कोई भी जवाब नहीं होगा। दानिश के मन में यह ख्याल आया कि जब लक्ष्य कोव गांव से विद्यालय जा रहा होगा तब वो लक्ष्य पर हमला कर उसका काम तमाम कर देगा। दानिश राजा के रास्ते पर 5 मील तक चला और उसके बाद घनी सी झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया। दानिश का पहला इरादा लक्ष्य को मारना नहीं है, बल्कि उसे डरा धमकाकर इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में पता करना है। और अगर लक्ष्य ने कुछ भी नहीं बताया तो मजबूरन ही दानिश को दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। उसने मुझे मेरी बदकिस्मती से बचाकर मेरा हाथ थामकर मुझे कीचड़ में डूबने से बचाया। फ्रॉस्ट की रानी रूपाली गौड़, फ्लेमिंगो गैंग का हेडक्वार्टर और बंगले के यार्ड का हिस्सा। लक्ष्य स्वाभाविक रूप से इस बात से अनजान है कि वो किसी की गुप्त योजनाओं में घसीटा गया है। लक्ष्य यहाँ अपने वफादार लोगों के बीच है जो न केवल उसका सम्मान करते हैं बल्कि वो तो उसे पूछते हैं, उससे प्यार करते हैं। और यहाँ उसे किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और न ही उसे किसी से सतर्क रहने की जरूरत है। ये देखते हुए कि रूपाली इतनी डरी हुई है कि वो एक ही जगह पर बुत बनकर काफी समय से खड़ी है, लक्ष्य ने जादुई तंत्र मंत्र मोहमाया का इस्तेमाल करते हुए धीरे से उसके दोनों हाथों से लकड़ी के बने हुए छोटे से धनुष और तीर को हटा लिया और उन दोनों ही शस्त्रों को लक्ष्य ने अपने पास ही पड़े एक लकड़ी से बने शेल्फ पर रख दिया। फिर उसने एक छोटी सी लकड़ी से बनी हुई छड़ी अपनी रोब से निकाली, जिस पर चांदी से बने जादुई पत्थर को एक मकड़े के जाल के डिजाइन में गुथा गया था। यह एक साधारण सी जादुई छड़ी है, लेकिन इस जादुई छड़ी के सहारे से जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों की शक्ति में 20% तक बढ़ोतरी हो जाएगी।
लक्ष्य ने इस जादुई छड़ी को तब बनाया था जब उसने एन्चेंटमेंट जादू सीखने की शुरुआत की थी। लक्ष्य ने भयभीत और अचंभित रूपाली की ओर इस जादुई छड़ी को बढ़ाया और उसे मुस्कुराकर देखते हुए कहने लगा, तुम धनुष विद्या सीखने के लिए नहीं जन्मी हो, बल्कि जादुई ज्ञान पाने के लिए जन्मी हो। तुम्हारे हाथों में शस्त्र शोभा नहीं देते। ये जादुई छड़ी लो और आज से मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा। लक्ष्य की बात ने न केवल रूपाली का डर खत्म किया, बल्कि उसकी बात सुनकर रूपाली और भी अधिक अचंभित और उत्तेजित हो गई। रूपाली ने लक्ष्य की सभी बातें तो सुन ली थी, लेकिन उसे उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है और वो अपनी बड़ी बड़ी भूरी चमकती हुई आंखों से कभी लक्ष्य को देखती तो कभी जादुई छड़ी को। रूपाली जादुई छड़ी को देख मंत्रमुग्ध रह गई, लेकिन उसमें इस छड़ी को छूने तक की हिम्मत नहीं आई, तो वो बस छड़ी को घूरती रही। क्या सच में? रूपाली ने मधुर और मध्यम स्वर में लक्ष्य से नजरें चुराते हुए प्रश्न किया। रूपाली की आवाज इतनी पतली है कि एक सेकंड को लक्ष्य को लगा कि उसके कानों में यह आवाज कहीं दूर से आई हो। यदि लक्ष्य की इंद्रियां संवेदनशील नहीं होती तो उसे रूपाली की बात ही सुनाई नहीं देती। जादू सीखने के लिए बेहद ही अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है और केवल अभिजात वर्ग के लोगों के पास ही जादू सीखने के लिए आवश्यक संसाधन होते हैं। रूपाली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो किसी शक्तिशाली जादूगर से मिलेगी जो उससे मिलते ही उसे जादुई शिक्षा देने की बात कहेगा और साथ ही एक जादुई छड़ी भी। रूपाली को एहसास हुआ कि लक्ष्य उसे एक असली जादुई छड़ी दे रहा है। जब रूपाली 9 वर्ष की थी तब रूपाली के पिता उसे व्यापारियों के आजाद संगठन के राज्य में परिलोक का खिताब पाने वाले मननधनम शहर में ले गए थे और शहर के बाजार में रूपाली अपने पिता के साथ घूमते हुए अचानक ही एक दुकान पर रुकी जिसका मालिक एक जादूगर था। उस पर रूपाली दुकान में ताक झांक करते हुए ये देख रही थी कि एक व्यक्ति जिसने काफी सुंदर कपड़े पहने हैं वो दुकान की मेज पर सोने के सिक्कों की भीड़ लगाकर उन्हें साफ करते हुए और गिनते हुए गले में रखता जा रहा था और उसी मेज पर एक जादुई छड़ी रखी हुई थी। उसी समय एक अनजान व्यक्ति दुकान के अंदर पहुंचा और उसने 30 सोने के सिक्कों के बदले में एक जादुई स्क्रोल खरीदा और दुकान के बाहर निकल गया। रूपाली के पिता ने भी इस नजारे को देखा ही था, मगर उन्होंने अपनी लाचार और बेबस नजरें फौरन ही इस दृश्य से फेर लीं। इस घटना ने रूपाली के दिलो दिमाग पर तभी से गहरी छाप छोड़ दी थी और तभी से उसके मन में बात बैठ गई कि जादुई ज्ञान हासिल करने के लिए सोने के सिक्कों की जरूरत होती है। रूपाली एक साधारण व्यापारी के परिवार में पैदा हुई थी। उसे अपने और अपने जैसे लोगों के लिए इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाना असंभव लगने लगा था। रूपाली को जादुई छड़ी देखकर अपने पिता की याद आ गई, क्योंकि एक बार रूपाली के पिता ने उससे कहा भी था कि सबसे कम दाम की भी जादुई छड़ी की कीमत 50 सोने के सिक्कों से भी अधिक होगी और उसके पिता की और परिवार की सालाना कमाई लगभग 15 सोने के सिक्कों तक ही पहुंच पाती और कभी अगर साल अच्छा गुजरता और व्यापार में मुनाफा होता तो भी उसके पिता और परिवार की सालाना कमाई 20 सोने के सिक्कों तक ही पहुंच पाती। लेकिन अब एक अनजान व्यक्ति चेहरे पर मुस्कान लिए उसे देख रहा है, उसे जादू सिखाने की बात कर रहा है और साथ ही एक खूबसूरत और महंगी दिखने वाली जादुई छड़ी भी उसे दे रहा है। रूपाली को यह सब सपने जैसा लगने लगा। रूपाली ने सोचा कि शायद वो नींद में है और उसने धीरे से अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ पर चिमटी काटी, मगर फिर उसे एहसास हुआ कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। लक्ष्य मुस्कुराते हुए रूपाली की ओर देखते हुए विनम्रता के साथ कहने लगा, जादुई छड़ी ले लो, ये अब तुम्हारी हुई। लक्ष्य वाकिफ है कि रूपाली काफी डरपोक और शर्मीली है, इसीलिए लक्ष्य ने सुनिश्चित किया कि वो उससे केवल मुस्कुराकर और विनम्रता से ही बात करेगा ताकि रूपाली असहज महसूस न करे। फिर लक्ष्य ने जादुई छड़ी को रूपाली के हाथों में रख दिया। जब लक्ष्य ने ऐसा किया तो उसे महसूस हुआ कि रूपाली के हाथ भी काफी नाजुक, प्यारे और कोमल हैं। उसकी उंगलियां लंबी और पतली हैं। साथ ही लक्ष्य की नजरें रूपाली के गोरे हाथ पर ही टिकी हुई हैं, जिसे देखकर लक्ष्य के मन में रूपाली के हाथ को थामकर धीरे से सहलाने की भावना जाग उठी। लक्ष्य ने मन ही मन सोचा, इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की का देवता गेम में जिक्र तक नहीं किया गया, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जब लक्ष्य ने इसके बारे में सोच विचार किया तो उसे समझ आया कि रूपाली का जिक्र देवता गेम में क्यों नहीं किया गया था। लक्ष्य इस समय इस बात से काफी खुश है कि लूसी ने रूपाली को आजाद करवाया है। लक्ष्य इस बात से आखिर इतना खुश क्यों है? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्य इसी सोच में गुम है कि रूपाली का जिक्र गेम में इसी वजह से नहीं किया गया था क्योंकि असल दुनिया में लूसी ने रूपाली को बचा लिया, वरना रूपाली की जिंदगी संपत्ति शहर में किसी रईस घराने में बतौर एक दासी के गुजर जाती। साथ ही रूपाली का मालिक उसका तब तक इस्तेमाल करता जब तक रूपाली सुंदर दिखती या फिर जब उसके मालिक का दिल उससे भर जाता। फिर शायद वो रूपाली को अपने महल से निकलवा देता और रूपाली को अपनी बाकी की जिंदगी एक वैश्या की तरह बितानी पड़ जाती या फिर उसे अपनी जिंदगी कोठे पर बितानी पड़ जाती। तो एक ऐसे साधारण व्यक्ति का जिक्र देवता गेम में क्यों ही किया जाएगा?
रूपाली को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है, लेकिन लक्ष्य के आश्वासन ने आखिरकार उसे हिम्मत दी। हालांकि वो थोड़े समय तक झिझकी, लेकिन फिर उसने जादुई छड़ी को जकड़ कर पकड़ लिया। जिस पल जादुई छड़ी ने रूपाली के हाथ से संपर्क बनाया, रूपाली को एक अकथनीय आत्मीयता का एहसास हुआ और उसने जादुई छड़ी को इस तरह से अपने सीने से सटाकर लगा लिया जैसे कि वो किसी बिछड़े दोस्त से मिलकर उसे अपने गले लगा रही हो। रूपाली की नजर में साधारण सी जादुई छड़ी का वही महत्व है जो कि एक राजा की नजर में उसके सेप्टर या सजी हुई छड़ी का होता है। रूपाली का पूरा शरीर हल्के से कांप उठा और वो जादुई छड़ी को अपने हाथ में कसकर थामने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। जादुई छड़ी काफी हल्की है और उस पर लगे चांदी के पत्थर रहस्यमयी ऑरा की रोशनी की किरणों के सहारे से चमक रहे हैं। यह रूपाली के जीवन का पहला महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि वो जादू की रहस्यमयी दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली है। 1 महीने पहले रूपाली के माता पिता की हत्या कर दी गई थी और कुछ सौदागर उसे उत्तरी हिस्से में ले गए थे। उस समय उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। वो दिन रात अपने माता पिता के बारे में सोचती रहती और अक्सर अपने क्रूर और खराब भाग्य को कोसते हुए अकेले में छुपकर रोया करती। उसने सारी उम्मीदें खो दी थी, लेकिन फिर 2 हफ्ते पहले ही लूसी ने उसे आजाद कराया और लूसी उसे यहां ले आई। जिस पल वो लूसी द्वारा आजाद करवाई गई, उसे ऐसा महसूस हुआ कि रोशनी के देवता ने उस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई है और लूसी को उसके लिए एक देवदूत के रूप में भेजा है। वो इसी उम्मीद में तभी से यहाँ तीरंदाजी का अभ्यास और प्रयास करने लगी थी कि एक दिन वो अपने माता पिता की हत्या का बदला लेगी। बचपन से ही रूपाली के माता पिता ने बड़े ही लाड प्यार से उसे पाला पोसा था। वे दोनों उसे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करने देते जिसमें शारीरिक बल का उपयोग करने की जरूरत पड़े। कारणवश रूपाली की शारीरिक शक्ति हमेशा से ही काफी कमजोर रही थी। उसके शरीर में केवल इतनी ही जान है कि वो छोटे से ही धनुष को संभाल सकती है। हालांकि वो हर दिन तब तक काफी मेहनत करती जब तक कि उसकी हथेलियों की चमड़ी छिल नहीं जाती और उसके कंधे इतने दर्द करने लगते कि वो अपने हाथों को भी उठाने में नाकाम होती। फिर वो अपना अभ्यास रोक देती। तब से लेकर अब तक उसकी प्रगति अभी भी नगण्य रही थी। अगर लूसी ने उसे आजाद नहीं करवाया होता तो वो अब किसी रईस घराने में इस समय एक निचले स्तर की नौकरानी होती। लेकिन वो हमेशा ही लूसी पर निर्भर नहीं रह सकती है। आज नहीं तो कल उसे आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। रूपाली ने यह निर्णय कर लिया था कि यदि वो शारीरिक शक्ति का उपयोग करने में खुद को सक्षम नहीं बना पाई और फ्लेमिंगो गैंग के सदस्यों के कोई काम ना आ सकी, तो फ्लेमिंगो गैंग के सदस्यों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देगी और बदले की भावना को अपने मन में ही दफन कर देगी। जिस तरह से रूपाली को अपने भविष्य की चिंता सता रही है, इस कारण वो काफी समय से उलझन में थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि लक्ष्य के कारण उसकी उलझन कम होने लगी है और अब उसके पास एक शक्तिशाली जादूगर से जादुई ज्ञान हासिल कर अपनी जादुई शक्ति को विकसित करने का मौका है। रूपाली के पास अपनी बदलती किस्मत का वर्णन करने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे हैं। लक्ष्य हमेशा की तरह ही हंसते मुस्कुराते हुए मजाक कर रहा है और लोगों से बातचीत कर रहा है और ऐसा बर्ताव कर रहा है कि अभी उसने जो कुछ भी किया था वो कोई बड़ी या खास बात नहीं है। लक्ष्य लूसी की ओर मुस्कुराते हुए देखते हुए कहने लगा, लूसी आज खाने में क्या बना है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लूसी ने मुस्कुराते हुए लक्ष्य की ओर देखते हुए विनम्र स्वर में उसके प्रश्न के उत्तर में कहा, खाना तैयार तो नहीं है, लेकिन अब आप आ ही गए हैं तो मैं तुरंत ही आपके लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना तैयार करूंगी। फिर लूसी बंगले में दाखिल होकर रसोई में पहुंची और लक्ष्य की कुछ मनपसंद चीजें बनाने में व्यस्त हो गई। फ्लेमिंगो गैंग के प्रत्येक नए सदस्यों की सम्मानजनक निगाहों के बीचों बीच से लक्ष्य बंगले में दाखिल हुआ, लेकिन अचानक ही वो पीछे मुड़ा और रूपाली को देखने लगा। लक्ष्य रूपाली को देखते हुए अपने हाथ के इशारे से उसे बुलाते हुए कहने लगा, अंदर आ जाओ रूपाली। रूपाली काफी समय से घबराई हुई अपने होंठ चबा रही थी और एक अलग ही दुनिया में गुम थी, लेकिन जैसे ही लक्ष्य की आवाज उसके कानों तक पहुंची, उसका शरीर अपने आप ही लक्ष्य के आदेश का पालन करने लगा और वो जल्द ही न जाने कब लक्ष्य के करीब जा पहुंची, जिसका उसे अंदाजा तक नहीं हुआ। और जैसे ही लक्ष्य बंगले के अंदर जाने लगा, रूपाली को होश आया और वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रूपाली ने मन ही मन मधुर स्वर में खुद से कहा, लक्ष्य जी मेरे गुरुदेव हैं, मुझे उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए और हमेशा ही उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। इसी दरमियान लक्ष्य और गोल्डी हॉल में मौजूद सोफे पर बैठे हुए आपस में बातचीत करने में लीन है। जैक कहीं गया है क्या? लक्ष्य ने गोल्डी को देखते हुए प्रश्न किया। कुछ लोगों को आवाजों की गूंज की चट्टान के बारे में कुछ खबर मिली थी, तो जैक उन्हीं के साथ उस जगह की छानबीन करने चला गया। वो 3 दिनों में वापस आ जाएगा। गोल्डी ने लक्ष्य की ओर देखते हुए विनम्र स्वर में उसके प्रश्न का उत्तर दिया। लक्ष्य गोल्डी की ओर देखते हुए कहने लगा, ये तो काफी सही बात है।
लक्ष्य को जैक की उतनी चिंता नहीं हुई क्योंकि जैक काफी समझदार है और साथ ही वो लेवल 5 का योद्धा है जिसके पास जादुई शस्त्र हैं और वो इस समय कुछ लोगों के साथ है। और तो और जैक पहले भी डार्क एल्फ जादूगर फिरोज का सामना कर चुका है, तो अगर कुछ गड़बड़ हुई और जैक का सामना डार्क एल्फ जादूगर फिरोज से दोबारा हुआ तो वो बेशक ही अपने साथियों को लेकर वापस लौट आएगा। लूसी ने भी अब तक खाना तैयार कर दिया था और सभी लोग खाने के बड़े से मेज को घेर कर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। लक्ष्य मेज के कोने पर बैठा हुआ खाने का मजा ले रहा है और उसके ठीक अगल बगल गोल्डी और लूसी बैठे हैं और लूसी के बगल में रूपाली बैठी है। जैसे ही सबने और लक्ष्य ने खाना खत्म किया, लक्ष्य रूपाली की ओर देखकर मुस्कुराते हुए विनम्र स्वर में कहने लगा, मैं अपने कमरे में आराम करने वाला हूं। तुम 2 घंटे बाद मेरे कमरे में आना, उसके बाद मैं तुम्हें जादू सिखाने की शुरुआत करूंगा। रूपाली ने उत्तेजित होकर लक्ष्य की ओर देखते हुए अपने सर को हाँ के इशारे में हिलाते हुए मधुर स्वर में कहा, जी साहब जी। लक्ष्य रूपाली की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए विनम्र स्वर में कहने लगा, मुझे साहब जी कहने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे गुरुदेव या सर कह सकती हो। रूपाली लक्ष्य की ओर देखते हुए मधुर स्वर में कहने लगी, ठीक है सर। अब रूपाली लक्ष्य के साथ थोड़ा खुलने और घुलने मिलने लगी। रूपाली ने पहली बार लक्ष्य पर गौर किया और उसे देखकर रूपाली को स्मरण हुआ कि उसका शिक्षक एक जवान लड़का है जो कि उससे 2-3 साल ही बड़ा होगा। हालांकि लक्ष्य पहले से अधिक हैंडसम हो चुका था, लेकिन फिर भी रूपाली की नजर में वो आश्चर्यजनक रूप से हैंडसम नहीं है। मगर रूपाली को लक्ष्य की आंखें स्पष्ट रूप से काफी गहरी और रहस्यमयी लगी, जिनकी तुलना वो काले हीरो से करने लगी। अचानक ही रूपाली को महसूस हुआ कि वो काफी देर से लक्ष्य को घूर रही है और उसने फौरन ही अपने सिर को नीचे कर लिया और अपने शर्म से लाल हुए चेहरे को छुपाने लगी। रूपाली में एक अच्छे शिष्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण लक्षण मौजूद हैं, विनम्रता और गुरु का सम्मान करना। लक्ष्य इन 2 लक्षणों को देख रूपाली से काफी संतुष्ट है। लक्ष्य खाने की मेज से उठकर अपने कमरे में चला गया। फिर थोड़े समय बाद लक्ष्य अटारी वाले कमरे में जा पहुंचा और जादुई तंत्र मंत्र के सहारे से उसने बंद दरवाजे को खोला। लक्ष्य कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि किस तरह से देवांश मणि पानी से भरे वैट में पानी की सतह पर तैर रहा है। 1 महीने के इंतजार के बाद देवांश मणि पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है और अब यह मणि किसी त्रिकोणीय प्रिज्म जैसा लग रहा है। देवांश मणि इतना साधारण सा दिख रहा है कि आम लोग इसे केवल एक त्रिकोणीय पत्थर के रूप में ही देख सकेंगे, लेकिन केवल जादूगरों को ही इस बात का अंदाजा होगा कि यह मणि खास, लेजेंडरी और काफी शक्तिशाली जादुई वस्तु है। यदि यहां इस समय इस मणि की बोली लगती तो कई सारे जादूगर आपस में इस मणि को हासिल करने के लिए भिड़ जाते। लक्ष्य देवांश मणि के शुद्धिकरण प्रक्रिया से बेहद ही प्रसन्न है। लक्ष्य ने कांच के गोले के जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया और इस जादुई तंत्र मंत्र के जरिए से उसने वातावरण में मौजूद आग के तत्वों को एकत्रित किया। फिर उसने इन तत्वों को देवांश मणि की ओर केंद्रित किया और थोड़े समय के बाद देवांश मणि ने इन तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए अपने भीतर समाने की अनुमति दी, जिसके बाद ये आग के तत्व धीरे धीरे हवा में लहराते हुए मणि में समाने लगे। थोड़े समय के बाद सफेद रंग की रोशनी की मध्यम किरणों के सहारे से देवांश मणि में हल्की सी चमक पनपी और लक्ष्य ने इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जब तक ये सफेद रोशनी की मध्यम किरणें नीले लाल रंग की रोशनी की किरणों में बदलती नहीं दिखी। लेकिन जिस पर उसने देखा कि देवांश मणि नीले लाल रंग की रोशनी की मध्यम किरणों के सहारे से चमक उठी है, उसने उसी समय इस प्रक्रिया को रोक दिया। इसके बाद लक्ष्य ने 320 माना पॉइंट्स खर्च करते हुए लेवल 4 की जादुई शाप आग के गोले का इस्तेमाल किया। उसके बाद देवांश मणि गुलाबी रंग की रोशनी की मध्यम किरणों के सहारे से चमकने लगी। साथ ही गेमिंग सिस्टम के फील्ड ऑफ विजन पर लक्ष्य को एक नोटिफिकेशन दिखा। लक्ष्य ने जैसे ही नोटिफिकेशन को चेक किया, गेम का सर्वर सिस्टम लक्ष्य को नोटिफिकेशन से जुड़ी जानकारी देने लगा। अग्नि देवांश मणि कैपेसिटी 15% तक भरी हुई है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद लक्ष्य के मन में यही ख्याल आया कि लेवल 4 के जादुई श्राप को देवांश मणि में स्टोर करने के बावजूद भी मणि में अभी भी काफी जगह बाकी है। साथ ही लक्ष्य के मन में यह ख्याल भी आया कि लेवल 6 के जादूगर बलवंत से टकराने के लिए लेवल 4 के जादुई श्राप आग के गोले का एक बार ही इस्तेमाल करना काफी रहेगा। तो बेकार में क्यों ही वो देवांश मणि में जादुई ऊर्जा को स्टोर करे और क्यों ही अपना माना जाया करे। लक्ष्य ने सोचा कि उसे अपने माना का इस्तेमाल काफी संभल कर करना चाहिए, क्योंकि आपातकालीन परिस्थिति में माना का महत्व ठीक वैसा ही है जैसे कि पृथ्वी पर आग लगने पर फायर एक्सटिंग्विशर का। साथ ही इस समय लक्ष्य ने अनेक दुश्मन बना लिए हैं, तो उसे अपना माना बचाना ही सही लगा। लक्ष्य ने देवांश मणि को अपने डायमेंशनल स्टोरेज पेंडेंट पे रख लिया और फिर अटारी वाले कमरे से निकलकर वो अपने कमरे में जा पहुंचा। इस सब में अधिक समय तो नहीं लगा था, तो वो अपने कमरे में पलंग पर लेटकर आराम करने लगा। 2 घंटे बाद लक्ष्य के कमरे के दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। यह आवाज काफी मध्यम थी, लेकिन लक्ष्य ने काफी सटीक रूप से आवाज को सुन लिया। लक्ष्य पलंग पर उठकर बैठ गया और उसे लगा कि कमरे के बाहर रूपाली होगी।
क्या रूपाली लक्ष्य से सीख पाएगी जादू? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब लक्ष्य ने अपनी जेब वाली घड़ी में समय देखा तो वाकई 2 घंटे बीत चुके थे। उसने जादुई तंत्र मंत्र मोहमाया के जरिए से कमरे के दरवाजे को खोल दिया। कमरे के दरवाजे को खुलता देख रूपाली की आंखें चौंधिया गईं। जैसे ही कमरे का दरवाजा पूरे तरीके से खुला, रूपाली अचंभित नजरों से कभी लक्ष्य को जादुई छड़ी थामे हुए देखती तो कभी दरवाजे को। लक्ष्य मुस्कुराते हुए रूपाली की तरफ देखते हुए अपने हाथ के इशारे से उसे अंदर बुलाते हुए विनम्र स्वर में कहने लगा, अंदर आ जाओ रूपाली। रूपाली बेहद घबराई हुई है। वो डरते सहमते हुए धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाकर कमरे के भीतर दाखिल हुई। जैसे ही रूपाली कमरे में दाखिल हुई, लक्ष्य ने जादुई तंत्र मंत्र मोहमाया का इस्तेमाल करते हुए दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही एक आवाज आई जिसकी वजह से रूपाली और भी ज्यादा भयभीत हो गई और अचानक ही उसकी आंखें इस आवाज के कारण बंद हो गई और वो उछल पड़ी। थोड़े समय के बाद रूपाली ने धीरे से अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी। जादुई शक्तियां और जादूगर रहस्यमयी और काफी शक्तिशाली होते हैं और रूपाली इस बात से बेहद ही अच्छे से वाकिफ है कि लक्ष्य कितना शक्तिशाली जादूगर है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में रूपाली ने फ्लेमिंगो गैंग के 3 मुख्य सदस्यों से लक्ष्य के काफी चर्चे सुन रखे थे, जिनसे उसे यह भी पता चला था कि किस तरह लक्ष्य ने डार्क ब्रदरहुड गैंग का नामो निशान मिटा दिया था और साथ ही सिंडिकेट गैंग के एक समूह को भी उसने बुरी तरह से हराया था। वैसे तो लक्ष्य रूपाली से 2 या 3 वर्ष ही बड़ा होगा, मगर फिर भी रूपाली जो कि उसके सामने खड़ी है, उसे एहसास हुआ कि उसके ऊपर इस समय काफी दबाव है जिसे बर्दाश्त कर पाना उसके बस की बात नहीं है। साथ ही रूपाली को अचानक ही ये महसूस हुआ कि वो दबाव अब काफी हद तक बढ़ चुका है, क्योंकि अब वो लक्ष्य के साथ उस बंद कमरे में है और इस बंद कमरे में अचानक ही रूपाली के मन में न जाने कहां से एक अजीबो गरीब ख्याल पनपा, जिसके बारे में सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। और इस समय रूपाली लक्ष्य की तुलना किसी शक्तिशाली खूंखार प्राणी से करते हुए ये सोचने लगी कि वो जिस पल डरना या सतर्क रहना छोड़ देगी, लक्ष्य किसी जंगली जानवर की तरह उस पर हमला कर देगा और उसे मार डालेगा। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य रूपाली को मुस्कुरा कर देख रहा था और जब दरवाजा बंद हुआ था तो जिस तरह की प्रतिक्रिया रूपाली ने दी, उसे देखकर वो जोरों से हंसने लगा। लक्ष्य के लिए ऐसी प्रतिक्रिया देखना कोई असाधारण बात नहीं थी, क्योंकि जब जब लक्ष्य ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किसी भी आम इंसान के सामने किया था तो उसे इसी तरह की ही प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती। या तो वो व्यक्ति अचंभित नजरों से उसे देखता या फिर उससे डर जाता। लक्ष्य पलंग से उठकर एक कुर्सी पर बैठ गया और रूपाली को मुस्कुराकर देखने लगा और विनम्र स्वर में कहने लगा, क्या तुम जानती हो कि जादू क्या होता है? लक्ष्य के सवाल से रूपाली थोड़ा हैरान थी। इससे पहले कि वो लक्ष्य के प्रश्न का उत्तर दे पाती, लक्ष्य ने रूपाली को देखते हुए मुस्कुराते हुए विनम्र स्वर में कहा, ऐसा कहा जा सकता है कि इस शक्ति को देवताओं द्वारा बनाया गया है। जादुई ज्ञान एक ऐसे ज्ञान का भंडार है जिसे पूरी तरह से हासिल कर पाना असंभव है और केवल देवताओं को ही जादू का पूरा ज्ञान है, और यह बात हमेशा ही याद रखना। साथ ही ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस ज्ञान के सहारे से हम जीवित मनुष्य देवताओं से बातचीत भी कर सकते हैं। तो अब बताओ, क्या तुम इस अद्भुत कौशल को सीखना चाहती हो? रूपाली ध्यान पूर्वक रूप से लक्ष्य की कही बात को सुन रही थी, जिसके बाद अचानक ही उसके मन में जादुई विद्या के प्रति रुचि जागी। रूपाली को एहसास हुआ कि वो अपनी बुरी किस्मत के दलदल में फंसी हुई थी और लक्ष्य ने उसे खींचकर बाहर निकाला और उसे डूबने से बचाया। अब रूपाली की नजरों में लक्ष्य केवल उसका शिक्षक नहीं है, बल्कि रूपाली को एक पल को एहसास हुआ कि स्वयं रोशनी देव लक्ष्य का रूप धारण करके उसे उसकी बुरी किस्मत से बचाने आए हैं। और इसी पल एक झटके में रूपाली के मन की सभी चिंताएं गायब हो गईं और अब वो किसी तरह का दबाव भी महसूस नहीं कर रही है। रूपाली मुस्कुराकर लक्ष्य की ओर देखते हुए मीठी आवाज में कहने लगी, हाँ। रूपाली सोचने लगी कि कई सालों बाद जब वो एक महान जादूगरनी बन जाएगी, तब भी ये मुलाकात उसे याद रहेगी और यही बातें उसे याद आएंगी कि किस तरह से लक्ष्य ने उसकी पहचान जादू की दुनिया से करवाई थी। लक्ष्य रूपाली के हाव भाव को देख अब समझ चुका था कि उसने रूपाली के डर को कम कर दिया है। लक्ष्य रूपाली की ओर मुस्कुराकर देखते हुए विनम्रता के साथ कहने लगा, आराम से पलंग पर बैठ जाओ। रूपाली ध्यान से और संभल कर पलंग पर बैठ गई। उसी समय लक्ष्य ने अपनी कुर्सी को उसी तरफ घुमा लिया और अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। अचानक ही उनके बीच 3 जादुई किताबें और एक जादुई स्क्रोल हवा में लहराते हुए आए, जिन्हें देख रूपाली चौंक गई। लक्ष्य ने उन जादुई किताबों पर मोहमाया का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दरवाजे के पास की दीवार पर लगी शेल्फ से अपनी ओर खींचा था, मगर रूपाली ने इस दृश्य को नहीं देखा था, क्योंकि वो लक्ष्य को चोर निगाहों से देखने में लीन थी। क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? लक्ष्य ने रूपाली की ओर मुस्कुराकर देखते हुए विनम्रता के साथ प्रश्न किया।
रूपाली मुस्कुराकर लक्ष्य की ओर देखते हुए मीठी आवाज में कहने लगी, हाँ, मुझे मेरे बाबा ने पढ़ना लिखना सिखाया है। जादुई ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ना लिखना आना चाहिए, क्योंकि यह जादुई ज्ञान हासिल करने की सबसे महत्वपूर्ण और साधारण कौशल है। लक्ष्य को यह बात जानकर काफी खुशी हुई कि रूपाली पढ़ना लिखना जानती है, क्योंकि अगर रूपाली को पढ़ना लिखना नहीं आता तब वो उसे पढ़ाने लिखाने में अपना समय बर्बाद नहीं करता, साथ ही वो जल्द ही फिर से जादुई विद्यालय लौट जाएगा। उसके पास अधिक समय भी नहीं है, तो अगर रूपाली को पढ़ना लिखना नहीं आता तो लक्ष्य लूसी को इस बात की जिम्मेदारी सौंप देता। फिर रूपाली को अपने बलबूते इन किताबों को पढ़ना पड़ता। वैसे उसके जाने के बाद रूपाली को फिर भी इन किताबों को खुद ही पढ़ना होगा, लेकिन वो कम से कम इन किताबों से जुड़े सवाल तो लक्ष्य से खतों के जरिए कर ही सकती है। और साथ ही जब रूपाली पढ़ना लिखना जानती है तो फिर जब तक लक्ष्य बंगले में है तब तक वो उसे इन किताबों में पाए जाने वाले जादुई ज्ञान के बारे में समझा ही सकता है, और साथ ही उसे इस बारे में भी समझा सकता है कि यदि उसे जादू सीखना है तो उसे खुद से पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत होगी। जादू की दुनिया में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने केवल इस कारण ही जादू सीखना छोड़ दिया था कि वो खुद से पढ़ लिख कर भी जादुई ज्ञान को समझ नहीं पा रहे थे, जबकि उनके पास अधिक असाधारण जादू शक्ति थी। और लक्ष्य नहीं चाहता था कि रूपाली की गिनती ऐसे लोगों में हो। क्या तुमने पहले कभी जादू स्क्रोल का इस्तेमाल किया है? लक्ष्य ने रूपाली की ओर मुस्कुराकर देखते हुए विनम्रता के साथ प्रश्न किया। रूपाली ने अपने सिर को ना के इशारे में हिलाया और उसने अपना सिर शर्मिंदगी से झुका लिया, लेकिन फिर उसकी आंखें जादुई स्क्रोल पर पड़ी और उसकी आंखें अचानक ही चमक उठी। उसकी आंखों में इस स्क्रोल को देखने की जिज्ञासा जाग उठी। लक्ष्य रूपाली की ओर मुस्कुराकर देखते हुए विनम्रता के साथ कहने लगा, इस स्क्रोल को खोलो। लक्ष्य बखूबी वाकिफ है कि जादू सीखने का पहला कदम सबसे कठिन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जादू की महिमा और रहस्यमयी पहलुओं के पीछे जटिल सिद्धांतों और संरचनाओं यानी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज और फॉर्मेशंस का एक नेटवर्क है जो जादू के सभी पहलुओं को आपस में जोड़कर रखता है। रूपाली ने सावधानी के साथ जादुई स्क्रोल को अपनी गोद में रखकर खोला और स्क्रोल की चमक को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई और रूपाली इस नजारे को देख काफी मनमुग्ध रह गई। साथ ही वो इस बात से भी काफी डर गई कि यदि वो जरा भी हिली डुली तो कहीं स्क्रोल नष्ट ना हो जाए। स्क्रोल पर 0 लेवल के जादुई तंत्र मंत्र इल्यूमिनेशमा को उसके स्ट्रक्चर के चित्र के जरिए से स्टोर किया गया है। लक्ष्य ने इस स्क्रोल को मॉडिफाई कर इसमें एक ऐसा बदलाव किया था जिस कारण केवल वही लोग स्क्रोल को खोल पाएंगे, स्क्रोल पर बने स्ट्रक्चर को देख पाएंगे और स्क्रोल को एक्टिवेट कर पाएंगे जिनके पास जादुई शक्ति होगी। लक्ष्य रूपाली की ओर मुस्कुराकर देखते हुए विनम्रता के साथ कहने लगा, इस स्ट्रक्चर को देखकर उस पॉइंट पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करो जो सबसे अधिक चमक रहा है। साथ ही अपना ध्यान कहीं और भटकने मत देना, समझी? रूपाली लक्ष्य की ओर देखते हुए कांपते होठों के साथ अपनी पतली आवाज में कहने लगी, जी ठीक है सर जी। 10 सेकंड के बाद कागज पर छपा हुआ स्ट्रक्चर अचानक ही जीवित होकर सफेद रोशनी की तेज किरणों के सहारे से चमकते हुए बॉल में बदलकर हवा में लहराने लगा। रूपाली को महसूस हुआ कि वो इस सफेद रोशनी की किरणों के सहारे से बनी हुई चमकती बॉल पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है, मगर वो ऐसा कैसे कर पा रही है और क्यों? वो इस बात से अनजान है। साथ ही वो इस दृश्य से और इस एहसास से काफी डरी हुई भी है और साथ ही रूपाली के मन में कई सारे सवाल हैं। रूपाली डरते सहमते लक्ष्य की ओर देखकर कांपते हुए अपनी पतली सी आवाज में कहने लगी, ये क्या हो रहा है और कैसे, ये क्यों हो रहा है? मैं ऐसा कैसे कर पा रही हूं? मुझे डर लग रहा है। लक्ष्य रूपाली की ओर देखते हुए विनम्रता के साथ कहने लगा, अरे घबराने या डरने की बात नहीं है। तुम इसी वजह से ऐसा कर पा रही हो क्योंकि तुम्हारे अंदर जादुई शक्ति है। इतनी जल्दी भूल गई? थोड़ी देर पहले ही तो मैंने सबके सामने इस बात का जिक्र किया था। शांत रहो और बिल्कुल स्थिर रहो। लक्ष्य के समझाने पर अब रूपाली काफी राहत महसूस करने लगी। उसने चैन की सांस ली और इस बात पर मुस्कुराने लगी कि वो भी जादू कर सकती है। यह एहसास उसे लाजवाब लगने लगा। फिर रूपाली ने केवल अपना सारा ध्यान इस सफेद रोशनी की किरणों के सहारे से बनी हुई चमकती बॉल पर रखा और इस बॉल को अपने काबू में करते हुए उसने इस बॉल के साथ खेलना शुरू कर दिया। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। कभी रूपाली इस चमकती बॉल को अपने इर्द गिर्द घुमाती तो कभी लक्ष्य के इर्द गिर्द। फिर उसने चमकती बॉल पर नियंत्रण बनाकर उसकी तुलना किसी पक्षी से करते हुए उस बॉल को हवा में लहराते हुए उड़ाया और वो बॉल हवा में लहराते हुए 45 फीट की दूरी तक जा पहुंची। रूपाली को एहसास हुआ कि बॉल से उसका संपर्क टूट रहा है और उसी समय रोशनी की किरणों के सहारे से चमकता हुआ सफेद बॉल हवा में लहराते हुए ही चकनाचूर होकर हवा में लुप्त हो गया। इस नजारे को देख रूपाली मायूस हो गई और उसने अपना सिर झुका लिया। एक पल को रूपाली को ऐसा महसूस हुआ कि वो बॉल उसका सपना था जो चकनाचूर होकर बिखर गया, पर रूपाली को यह बात समझ नहीं आई कि बॉल से उसका संपर्क टूटा कैसे, जबकि उसने तो अपना सारा ध्यान बॉल पर नियंत्रण बनाए रखने पर ही केंद्रित किया हुआ था।
रूपाली लक्ष्य की ओर आशावादी नजरों से देखने लगी और इस बात का इंतजार करने लगी कि कब उसका शिक्षक उसके मन में पनपे सवालों को, शंकाओं को दूर करेगा। लेकिन फिर रूपाली इस बात से भी झिझकने लगी कि वो लक्ष्य से आखिर कोई सवाल करे भी तो कैसे करे। उसके मन में ये बात बैठ गई कि कहीं उसका शिक्षक उसे डांटेगा तो नहीं, या फिर उसे नासमझ तो नहीं समझेगा। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य ने रूपाली को देख उसके हाव भाव से ही उसके मन में पनपे सवालों को महसूस कर लिया, क्योंकि वो भी कभी इन सवालों में डूबा होता था। लक्ष्य रूपाली की ओर मुस्कुराकर देखते हुए विनम्रता के साथ कहने लगा, यही सोच रही हो ना कि ऐसा क्यों हुआ? बॉल से तुम्हारा ध्यान कैसे भटका, या बॉल अपने आप ही कैसे टूट गया, जबकि तुमने तो बॉल से अपना ध्यान हटाया ही नहीं था, है ना? रूपाली लक्ष्य के मुंह से बात सुनकर काफी चौंक गई। उसे ऐसा लगा कि लक्ष्य ने उसके दिमाग में बसे सवालों को अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके पढ़ लिया है। क्या रूपाली को मिल पाएगा उसके सवालों का जवाब? आखिर लक्ष्य किस तरह रूपाली को सिखाएगा जादू? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्य ने गहरी सांस ली और फिर रूपाली की ओर मुस्कुराकर देखने लगा। तुमने पहली बार अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया है ना? लक्ष्य ने रूपाली की ओर मुस्कुराकर देखते हुए विनम्रता के साथ प्रश्न किया। रूपाली मुस्कुराकर लक्ष्य की ओर देखते हुए मीठी आवाज में कहने लगी, हाँ। लक्ष्य ने रूपाली की ओर मुस्कुराकर देखते हुए विनम्र स्वर में कहा, यह 0 लेवल का जादुई तंत्र मंत्र इल्यूमिनेशन था, मगर तुमने इस जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल खुद से नहीं किया था। तुमने स्क्रोल की मदद लेकर इस जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया था, और तुम उस बॉल पर अपनी शक्ति के सहारे से केवल नियंत्रण बनाए हुई थी। एक पक्का जादूगर बिना किसी वस्तु की मदद से इससे भी कई अधिक शक्तिशाली जादुई तंत्र मंत्रों का इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है। लक्ष्य ने अपनी दाईं हथेली खोलते हुए अपना सारा ध्यान हथेली पर केंद्रित किया और कुछ सेकंड के बाद उसकी हथेली पर जादुई तंत्र मंत्र कांच के गोले से बना हुआ आग का गोला दिखने लगा। थोड़े समय के बाद लक्ष्य ने अपने बाएं हाथ से चुटकी बजाई और अचानक ही कांच के गोले से बना हुआ आग का गोला सफेद रोशनी की किरणों के सहारे से चमकते हुए बॉल में बदल गया। और फिर लक्ष्य ने दोबारा से चुटकी बजाई, जिसके बाद सफेद रोशनी की किरणों के सहारे से चमकता हुआ बॉल जादुई तंत्र मंत्र विसल ऑफ डेथ से बने मेटल के स्पाइक में बदल गया और बंद कमरे में लोहे से बने स्पाइक की आवाज जोरों शोरों से गूंजने लगी। फिर लक्ष्य के चुटकी बजाते ही मेटल का स्पाइक गायब हो गया और लक्ष्य ने अपनी हथेली बंद कर ली। रूपाली बिना पलके झपकाए फटी आंखों और खुले मुंह के सहारे से इन बदलावों को देख रही थी और इस जादुई नजारे से काफी मनमुग्ध रह गई थी। थोड़े समय तक खामोश रहने के बाद रूपाली चुप्पी तोड़ते हुए लक्ष्य की ओर देखकर मुस्कुराकर मधुर आवाज में कहने लगी, सर मुझे क्या करना होगा? लक्ष्य ने 3 जादुई किताबों की तरफ इशारा करते हुए विनम्र स्वर में कहा, सबसे पहले इन तीनों किताबों को पढ़ो। ये 3 किताबें हैं जादुई ज्ञान, एक सत्य या रहस्यमयी माया, जादू की थ्योरियां और फाउंडेशंस, और मानसिक रूप से माना पर संतुलन बनाकर माना पर नियंत्रण बनाए रखना। जादू के अनुसार इन तीनों ही किताबों को एलिमेंटल जादुई ज्ञान का दर्जा दिया गया है और ये तीनों किताबें फौलाद की जादुई दुनिया के जादूगरों द्वारा जादू को विस्तार पूर्वक रूप से सीखने समझने के काम आती हैं। साथ ही इन तीनों किताबों में जादुई ज्ञान को बड़े ही आसान तरीकों से समझाया गया है। तो ये जादू की बेहद ही बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण किताबें हैं। लक्ष्य ने रूपाली की ओर मुस्कुराकर देखते हुए विनम्र स्वर में कहा, किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे ही फॉलो करते रहना, और जब अगली बार मैं विद्यालय से वापस लौटूंगा तो तुम्हारे प्रोग्रेस को देखने, जांचने, परखने के बाद ही मैं ये निर्णय लूंगा कि तुम्हें आगे जादू सिखाऊंगा या नहीं। और हाँ, अगर उस समय मुझे लगेगा कि तुम जादू सीखने के लायक बन गई हो तो ही मैं तुम्हें तुम्हारा सबसे पहला जादुई तंत्र मंत्र सिखाऊंगा। रूपाली लक्ष्य की ओर देखकर मुस्कुराकर मधुर आवाज में कहने लगी, ठीक है सर। लक्ष्य के बेहतरीन जादुई प्रदर्शन को देखकर रूपाली का डर जिज्ञासा में बदल चुका है और उसने जादू सीखने का पक्का इरादा कर लिया। लक्ष्य को भी रूपाली की आंखों से पता चल गया कि रूपाली जादू सीखने के लिए काफी बेचैन है और उसने जादू सीखने का पक्का इरादा कर लिया है, जिस वजह से उसके चेहरे पर भी संतुष्टि की भावना झलक उठी। लक्ष्य बखूबी वाकिफ है कि यदि रूपाली आगे चलकर इसी तरह से जादू सीखने की इच्छा रखेगी तो भविष्य में 10 सालों के बाद वो एक बेहतरीन जादूगरनी बन जाएगी, और ऐसा तभी मुमकिन होगा जब वो रूपाली को जादू सीखने का अवसर देगा और उसे प्रयास और अभ्यास करते रहने के लिए कहता रहेगा। लक्ष्य ने मोहमाया के जरिए से दरवाजा खोला और रूपाली की ओर मुस्कुराते हुए देखकर विनम्र स्वर में कहने लगा, अब मुझे विद्यालय के लिए निकलना है। यदि तुम्हें इन किताबों में लिखी बातें समझ ना आए तो लूसी से पता पूछकर मुझे खत लिखना और मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा।
फिर लक्ष्य और रूपाली एक साथ ही कमरे से बाहर निकले और बंगले के निचले मंजिल के हॉल में जा पहुंचे। लक्ष्य सबसे मिलने जुलने लगा। तब तक लूसी ने लक्ष्य के लिए कुछ नाश्ते का सामान बनाया था और उसने उन सामानों को एक पोटली में बांधकर रख दिया था। जैसे ही लक्ष्य बंगले से बाहर निकला, गोल्डी ने उसे वो पोटली थमा दी। वहीं लूसी खिड़की पर खड़ी होकर नम आंखों के साथ छुपकर लक्ष्य को ही देख रही है। लूसी लक्ष्य को जाते देख काफी भावुक हो गई। बंगले और बंगले के बाहर मौजूद सभी लोग लक्ष्य को मुस्कुराकर अलविदा करने लगे। लक्ष्य ने भी उन सभी लोगों को देखा और अलविदा कहते हुए वो विद्यालय के बग्गी वाले तांगे में बैठ गया। तांगे वाले ने घोड़ों को चाबुक से मारा और घोड़े तेज रफ्तार के साथ तांगे को खींचते हुए भागने लगे। लक्ष्य ने बग्गी की खिड़की खुली रखी हुई है और सीटी बजाते हुए बाहर के नजारे का मजा ले रहा है। तांगा गुलमोहर जंगल में पहुंचा ही था कि लक्ष्य को अचानक ही जंगल के वातावरण में बदलाव नजर आने लगा। राजा के रास्ते के दोनों तरफ ही तेज हवाओं के झोंके चलने लगे और अचानक ही लक्ष्य को यह महसूस हुआ कि दोनों तरफ से ही उसकी ओर कोई भारी भरकम मुसीबत एक हाई लेवल के जादुई श्राप के रूप में आ रही है। लाजमी है कि वो वाकिफ हो चुका है कि किसी ने उस पर छुपकर हमला किया है। साथ ही लक्ष्य को इस बात का भी एहसास हो गया कि यह जादुई श्राप एक लेवल 3 का एलिमेंटल श्राप है जो कि हवा के तत्वों से बना हुआ है। लक्ष्य अचानक हुए इस हमले से काफी चौंका और हड़क गया, मगर फिर लक्ष्य ने फौरन ही लेवल 3 के जादुई तंत्र मंत्र इडलवियस का इस्तेमाल अपने बचाव में किया। जिस पर लेवल 3 के जादुई तंत्र मंत्र इडलवियस का असर हुआ, 3 6-6 फीट की हवा से बनी तलवारें दोनों तरफ से ही बग्गी वाले तांगे की ओर बढ़ने लगी और जैसे ही लक्ष्य की नजर इन हवाई तलवारों पर पड़ी, गेम के सर्वर सिस्टम पर नोटिफिकेशन आया और गेम का सिस्टम इस जादुई श्राप से जुड़ी जानकारी देने लगा। पवन तलवारमः लेवल 3 का जादुई श्राप। प्रभाव: वातावरण में मौजूद हवा के तत्व 3 तेज तलवारों में बदलकर टारगेट की ओर बढ़ते हैं। साथ ही टारगेट से टकराने पर ये 3 तलवार छोटे छोटे हवा से बने खंजरों में बदलकर 30 फीट की दूरी तक एक सर्कल दिशा में फैलकर टारगेट के इर्द गिर्द एक घेरा बनाकर गोल गोल चक्कर काटने लगते हैं। आम लोगों के पास इस श्राप से बचने का कोई रास्ता ही नहीं होगा और वे लोग हवा से बनी तलवारों से बच भी गए तो भी बेचारे हवा से बने हुए खंजरों के कारण मौत की चपेट में आ ही जाएंगे। लेकिन लक्ष्य कोई आम इंसान नहीं है और ना ही लक्ष्य कोई आम जादूगर है। साथ ही लक्ष्य के लिए लेवल 3 के जादुई श्राप पवन तलवारमह को ब्लॉक करना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पवन तलवारमह का असर एक बड़ी सी जगह पर पड़ता है, जिसकी वजह से लक्ष्य इस बड़े से क्षेत्र में खुद को आसानी से अपने लेवल 3 के जादुई तंत्र मंत्र इडलवियस के सहारे से आराम से बचा सकता है। क्योंकि लेवल 3 का जादुई तंत्र मंत्र इडलवियस एक सुरक्षित तंत्र मंत्र है। साथ ही लक्ष्य के पास इतना समय भी है कि वो अपने हमलावर पर हमला भी कर सकता है, लेकिन उसका हमलावर पेड़ों और झाड़ियों का सहारा लेकर जंगल में छुपा हुआ है और इसी बात से लक्ष्य हैरान परेशान है। लेकिन लक्ष्य ने उस छुपे हुए हमलावर जादूगर के जादुई श्राप में मौजूद बचे माना के अंश से इस बात का अंदाजा लगा लिया कि उसका प्रतिद्वंदी उससे कितनी दूरी पर है। इस समय लक्ष्य को एक ऐसे जादुई तंत्र मंत्र या श्राप का इस्तेमाल करने की जरूरत है जिसका असर बड़े से क्षेत्र पर हो, और जैसे ही उसके मन में यह ख्याल पनपा, उसे इस समस्या का समाधान भी मिल गया। लक्ष्य ने लेवल 4 के जादुई श्राप आग के गोले का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया और साथ ही उसने इस बात का भी निर्णय लिया कि इस आग के गोले पर वो इस तरह से नियंत्रण बनाएगा कि आग का गोला उतना शक्तिशाली नहीं होगा जितना शक्तिशाली वो आग का गोला था जिसका इस्तेमाल लक्ष्य ने गुलाल बाग शहर में किया था। साथ ही लक्ष्य के पास एपिक क्वालिटी की जादुई छड़ी मशाल और देवांश मणि है, जिससे कि लक्ष्य को अब काफी मदद मिलेगी। चूंकि आग का गोला लेवल 4 का जादुई श्राप है तो लक्ष्य को इसका इस्तेमाल करने में अधिक समय लगता, मगर जादुई छड़ी मशाल और देवांश मणि के कारण इस श्राप का असर लगभग 2 सेकंड से भी कम समय में होगा। लक्ष्य ने अपनी डायमेंशनल स्टोरेज पेंडेंट से देवांश मणि को निकाल लिया। देवांश मणि आग के गोले की शक्ति के कारण चमक रही है। लक्ष्य फौरन ही बग्गी से नीचे उतरा और फिर उसने जादुई श्राप का नाम लिया। थोड़े समय के बाद हवा में एक आग का गोला उत्पन्न हुआ। साथ ही उसी समय हवा से बनी तलवारें लेवल 3 के सुरक्षक जादुई तंत्र मंत्र इडलवियस के सहारे से बनी बांध से टकरा गईं, जिसके बाद दोनों तरफ से आती हुई 3-3 तलवारों में से 2-2 तलवारें चकनाचूर होकर नष्ट हो गईं। मगर 6 तलवारों के टक्कर की वजह से बांध भी कमजोर हो गई, तो बचे हुए एक तलवार दोनों तरफ से तांगे की ओर तेज रफ्तार के सहारे से बढ़ने लगा। लक्ष्य को अपने पीछे से आ रही तलवार से खतरा तो नहीं है, तो उसने अपना सारा ध्यान इस तलवार पर केंद्रित किया जो उसके सामने से आ रही है। मगर वो तलवार इतनी करीब है कि लक्ष्य के पास नीचे झुककर इस तलवार के हमले से बचने का कोई विकल्प नहीं बचा, और लक्ष्य ने ऐसा ही किया। लक्ष्य बच तो गया, लेकिन जब वो 2 तलवारें बग्गी से टकराई, बग्गी के इर्द गिर्द हवा से बने हुए कई सारे खंजर प्रकट हुए। लक्ष्य तब तक इस जगह से जमीन पर रेंगते हुए काफी दूर निकल चुका था,
मगर अगले ही पल लक्ष्य के कानों में एक साथ कई सारे खंजरों के चलने, चीखते हुए घोड़े और दर्द में कराते हुए इंसान की आवाज आई और फिर वो आवाज उसे जल्द ही सुनाई देना बंद भी हो गई। एक लिहाज से लक्ष्य को अंदाजा तो हो गया था कि उसके पीछे क्या हुआ होगा, लेकिन लक्ष्य पीछे देखने से थोड़ा कतराया। मगर फिर लक्ष्य ने काफी हिम्मत जुटाकर पीछे देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बग्गी, तांगा, घोड़े और तांगे वाला सबके कटे हुए पुर्जे आपस में जा मिले और एक पल को इस बात का पता लगाना मुश्किल हो गया कि घोड़ी और बग्गी वाले के मांस के टुकड़ों में क्या फर्क है। साथ ही वो जमीन खून से लाल हो चुकी थी। लक्ष्य ने फिर अपना सारा ध्यान देवांश मणि और आग के गोले पर केंद्रित किया और वो उस आग के गोले को अपने इर्द गिर्द घुमाते हुए अपना बचाव करने लगा। साथ ही लक्ष्य ने 2 बार लेवल 3 के जादुई तंत्र मंत्र इडलवियस का इस्तेमाल किया ताकि बांध पहले से अधिक शक्तिशाली बने। थोड़े ही समय में लक्ष्य के इर्द गिर्द उसके कुछ ही दूर एक शक्तिशाली बांध बन गई और लक्ष्य अपनी उंगली पर आग के गोले को नचाते हुए अपने प्रतिद्वंदी को जंगल के चारों दिशाओं में घूरते हुए ढूंढने लगा। लक्ष्य को समझ ही नहीं आया कि वो किस तरफ इस आग के गोले का इस्तेमाल करे, मगर फिर लक्ष्य के मन में ख्याल पनपा। लक्ष्य ने उस आग के गोले पर जादुई छड़ी मशाल से नियंत्रण बनाए रखा और जब आग के गोले और उसके शरीर के बीच अच्छा खासा फासला बाकी रह गया तो लक्ष्य ने आग के गोले को शक्तिशाली बनाने की शुरुआत कर दी और लगभग 1.1 सेकंड से भी कम समय में यह प्रक्रिया पूरी हो गई, जिसके बाद लक्ष्य ने बांध में रहकर आग के गोले के जादुई श्राप का इस्तेमाल जंगल के चारों दिशाओं के एक रेडियस तक ही किया और एक जोरदार आवाज के साथ आग का गोला विस्फोट हुआ और साथ ही उसका असर कुछ यूं हुआ कि आग के गोले के भस्म होने के कारण आग की लपटें जंगल के चारों दिशाओं में गर्म हवाओं के साथ एक रेडियस तक ही फैली और साथ ही साथ जंगल के कोने से एक दर्दनाक चीख भी लक्ष्य को सुनाई दी, जिसे सुनकर लक्ष्य को एहसास हुआ कि आवाज जानी पहचानी सी है। साथ ही उसे इसका भी अंदाजा हो गया कि आवाज किस तरफ से आई थी। क्या लक्ष्य जान पाएगा कि इस हमले के पीछे कौन है? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्य ने जब लेवल 4 के जादुई श्राप आग के गोले का इस्तेमाल किया तब जंगल की जमीन विस्फोट के कारण कांप उठी। साथ ही पेड़ पर बैठे सभी पक्षी अचानक ही हुए इस कंपन से और विस्फोट की आवाज से डरकर उड़ने लगे। वहीं जब लक्ष्य को एक दर्दनाक चीख सुनाई दी तब लक्ष्य के मन में यही सवाल पनपा कि शायद उसका हमलावर जिंदा भी हो सकता है, मगर इसकी संभावना बेहद ही कम है। लक्ष्य के सामने घने गुलमोहर जंगल के कुछ भागों की धज्जियां उड़ चुकी थीं और हर तरफ झाड़ियां उधड़ी हुई पड़ी हैं और पेड़ों की टहनियां गिरी हुई पड़ी हैं। साथ ही जिस तरफ आग के गोले का विस्फोट हुआ उस जगह से थोड़ी दूर ही एक पेड़ था जो कि उखड़ चुका था और साथ ही विस्फोट के कारण एक गहरा गड्ढा भी जमीन पर बन गया, जिसके आसपास की जमीन का कुछ हिस्सा भी धंस गया। जंगल के कुछ हिस्सों में बुरी तरह से आग लगी हुई है और कहीं गर्म लहराती हवाएं चल रही हैं। लक्ष्य पूरे जंगल में अपनी नजरें दौड़ा रहा है और तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पास एक जलता हुआ शरीर दिखा। लक्ष्य पर लेवल 3 के जादुई तंत्र मंत्र इडलवियस का असर है। साथ ही लक्ष्य ने खुद पर जादुई तंत्र मंत्र निकतंचर चालमह का इस्तेमाल किया और लक्ष्य तेज रफ्तार के सहारे से उस दिशा में भागने लगा। जब लक्ष्य उस व्यक्ति तक पहुंचा तब लक्ष्य ने देखा कि इस व्यक्ति ने हाथों में जादुई छड़ी थामी हुई है जो कि जल चुकी है। साथ ही जादूगर का शरीर लगभग पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन यह जादूगर अब भी जिंदा था और इस नजारे को देख लक्ष्य काफी चौंक गया। इस व्यक्ति ने भी जब किसी के कदमों की अपनी तरफ आने की आहट सुनी तब उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन फिर उसकी नजर लक्ष्य पर पड़ी और जले हुए अधमरे हाल में कि व्यक्ति लक्ष्य को अचंभित नजरों से देखने लगा। दोनों ही एक दूसरे को हैरान परेशान होकर देखने लगे। लक्ष्य इस सोच में पड़ गया कि इस जादूगर ने उस पर हमला क्यों किया था और हमलावर जादूगर अधमरी हालत में इस दुविधा में फंसा हुआ है कि आखिर लक्ष्य एक लेवल 2 का जादूगर है तो फिर लेवल 4 जैसे जादुई श्राप का इस्तेमाल उसने इतनी आसानी से कैसे कर लिया, और साथ ही लेवल 4 जैसे जादुई श्राप का इस्तेमाल उसने किया तो किया, मगर उसने इतनी तेज रफ्तार के साथ इस श्राप का इस्तेमाल कैसे किया। मगर फिर जल्दी हमलावर जादूगर की नजर लक्ष्य के हाथ पर गई और जादूगर काफी चौंक गया क्योंकि लक्ष्य के पास देवांश मणि है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य इस जादूगर को गौर से देख रहा है। साथ ही उसकी जादुई छड़ी देखकर लक्ष्य को अंदाजा हो गया कि यह जादूगर कौन हो सकता है। लक्ष्य ने जादूगर की ओर देखकर कहा, तुम दानिश ही हो ना? मैं जानता हूं कि तुम दानिश हो। तुम्हारी जली हुई जादुई छड़ी से ही मुझे अंदाजा हुआ कि तुम दानिश हो। तुमने मुझ पर इस तरह से हमला क्यों किया दानिश? हाँ, क्यों? बोलो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने जादूगर बलवंत को बचाने के चक्कर में कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है?
मुझे जादूगर बलवंत के बारे में पता चल गया था, इसी वजह से तुम मुझे मारना चाहते थे ना? मगर इस सब में उस बेचारे तांगे वाले और इन निर्दोष घोड़ों की क्या गलती थी? और अब तो तुम्हें इस बात का भी अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं लेवल 2 का नहीं बल्कि लेवल 4 का जादूगर हूं। काश तुम मेरे बारे में थोड़ा और जान लेते दानिश, तो इस समय तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं हुई होती। दानिश ने लक्ष्य की बातों को सुनकर कुछ कहा तो नहीं, मगर इस बदतर हालत में भी दानिश क्रोध और आवेश की भावना में बहकर लक्ष्य को देख रहा है। लक्ष्य ने दानिश को देखकर कहा, तुमने ये सब केवल जादूगर बलवंत को बचाने के लिए नहीं किया है, बल्कि तुमने ये सब इस कारण किया है कि तुम भी उसके साथ मिले हुए हो और तुम्हें लगा कि यदि जादूगर बलवंत का पर्दाफाश हो गया तो तुम भी भारी भरकम मुसीबत में पड़ जाओगे। लक्ष्य ने गुस्से में अपनी जादुई छड़ी मशाल की नोक दानिश की ओर पॉइंट की। उसका मन तो चाह रहा है कि वो अभी ही दानिश की जान ले ले, लेकिन फिर लक्ष्य ने सोचा कि वो दानिश को विद्यालय ही वापस ले जाएगा और जब लोग उसकी ये हालत देखेंगे तो जादूगर बलवंत का पर्दा खुद ब खुद अपने आप ही फाश हो जाएगा और दानिश की हालत ही इस बात का सबूत देगी कि दानिश और जादूगर बलवंत मिलकर नकारात्मक जादुई शक्तियों पर अनुसंधान कर रहे थे। दानिश ने लक्ष्य की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए मध्यम आवाज में कहा, तू रुक क्यों गया? मार दे मुझे, वरना अगर मैं ठीक हुआ तो मैं तुझे जरूर मारूंगा। लक्ष्य ने दानिश की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें विद्यालय ले जाऊंगा। दानिश ने जैसे ही लक्ष्य की बात सुनी वो आग बबूला हो गया, साथ ही वो काफी डर गया। दानिश लक्ष्य की ओर देखते हुए गिड़गिड़ाते हुए मध्यम आवाज में बोला, नहीं ऐसा मत करना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा। दानिश की इन बातों का लक्ष्य पर किसी भी तरह का असर नहीं हो रहा है। साथ ही दानिश घबराकर इसी सोच में पड़ गया कि लक्ष्य अगर उसे इस हालत में विद्यालय वापस ले गया तो दानिश खुद को डीन साहब के सवालों से बचा नहीं पाएगा। साथ ही उसकी गलत करतूतों के कारण दानिश को जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने से हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। उसके शरीर से माना को अलग कर दिया जाएगा और उसका नाम मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। लक्ष्य को इस तरह से खड़ा देख दानिश ने खुद को अपनी जली हुई जादुई छड़ी के सहारे से मारने की कोशिश की, मगर लक्ष्य ने उसी समय दानिश के गले पर एक जोरदार घूंसा जड़कर उसे बेहोश कर दिया। तुरंत ही लक्ष्य को गेम के इंटरफेस पर एक नोटिफिकेशन दिखा और लक्ष्य ने जैसे ही नोटिफिकेशन की जांच की, गेम का सर्वर सिस्टम लक्ष्य को इस नोटिफिकेशन से जुड़ी जानकारी देने लगा। खोजबीन से जुड़ा हुआ मिशन पूरा हुआ, खिलाड़ी को 25 होम पॉइंट्स का इनाम मिलता है। साथ ही उसी समय लक्ष्य को गेम के इंटरफेस पर एक और नोटिफिकेशन दिखा और जैसे ही लक्ष्य ने नोटिफिकेशन की जांच की, गेम का सर्वर सिस्टम इस नोटिफिकेशन से जुड़ी जानकारी लक्ष्य को देने लगा। नया मिशन एक्टिवेट हुआ है। नए मिशन का नाम पर्दाफाश करना। मिशन की जानकारी जादूगर बलवंत की करतूतों का खुलासा करना, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि विद्यालय का नाम खराब ना हो। मिशन का इनाम 40 होम पॉइंट्स। लक्ष्य ने जब इस नए मिशन पर ध्यान दिया तो उसे पता चल गया कि उसे क्या करना है। लक्ष्य ने निर्णय लिया कि वो दानिश को विद्यालय ले तो जरूर जाएगा, लेकिन वो इस बात का खुलासा सबके सामने नहीं करेगा, वरना जादूगर बलवंत और दानिश के कारण विद्यालय की काफी बदनामी होगी और ये बात डीन साहब को रास नहीं आएगी। साथ ही वो शायद लक्ष्य को इस सब का कारण समझेंगे और लक्ष्य को इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। फिर चाहे उसके इरादे गलत ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं विद्यालय का नाम खराब करने की बात के कारण बाजी उस पर ही उल्टी पड़ जाएगी। लक्ष्य समझ गया कि उसे अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, मगर जादुई विद्यालय जाने से पहले लक्ष्य ने सोचा कि उसे यहां हुई लड़ाई के सबूतों को भी छुपाना पड़ेगा। लक्ष्य ने फौरन ही एलिमेंटल हीलिंग जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल दानिश पर किया ताकि दानिश जिंदा रहे। फिर लक्ष्य ने अपनी जादुई शक्ति के सहारे से गुलमोहर जंगल को एक बार फिर बिल्कुल उसी तरह बना दिया जिस तरह से गुलमोहर जंगल लड़ाई के पहले लग रहा था। साथ ही लक्ष्य ने बग्गी, घोड़े और तांगे वाले के कटे टुकड़ों को उस गड्ढे में भर दिया जो गड्ढा उस जादुई श्राप आग के गोले के कारण बना था। लक्ष्य ने लगभग जंगल को उसी तरह से एक बार फिर से बना तो दिया था, लेकिन फिर भी जमीन पर कुछ घास अभी भी जली हुई है, मगर लक्ष्य ने इस छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दिया। लक्ष्य ने फिर दानिश की ओर देखा। वो अभी भी जिंदा है, लेकिन इस समय बेहोश है। लक्ष्य ने सोचा कि वो दानिश को अपने साथ विद्यालय कैसे लेकर जाएगा। थोड़े समय तक सोच विचार करने के बाद लक्ष्य को इस समस्या का समाधान मिल गया। लक्ष्य के पास इस समय 90 ओम पॉइंट्स हैं, तो उसने 30 ओम पॉइंट्स के सहारे से एक लेवल 3 के जादुई तंत्र मंत्र को खरीदने का निर्णय लिया और जैसे ही लक्ष्य ने इस लेवल 3 के जादुई तंत्र मंत्र को खरीदकर इसमें महारत हासिल कर ली, गेम का सर्वर सिस्टम इस जादुई तंत्र मंत्र की जानकारी देने लगा। वायुमः वृकमः, लेवल 3 का समनिंग जादुई तंत्र मंत्र, जिसके प्रत्येक इस्तेमाल पर 150 माना पॉइंट्स खर्च होंगे। प्रभाव: इस जादुई तंत्र मंत्र के सहारे से वातावरण में मौजूद हवा के तत्वों से एक भेड़िए का जन्म होता है, जो कि आम भेड़िए से 3 गुना बड़ा और 10 गुना शक्तिशाली होता है। इस जादुई तंत्र मंत्र का असर 1 घंटे तक रहता है। इस समय लक्ष्य के पास
900 माना पॉइंट्स है, तो लक्ष्य के लिए 150 माना पॉइंट्स उतना महत्व नहीं रखता है। लक्ष्य ने फौरन ही इस जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया और कुछ सेकंड के बाद लक्ष्य के आसपास की हवा बवंडर में बदल गई, जिसके बाद एक जटिल और विशाल भेड़िया लक्ष्य को उससे कुछ ही दूरी पर दिखा और भेड़िए ने जोर से आवाज की। लक्ष्य ने भेड़िए की ओर देखते हुए कहा, बैठ जाओ। भेड़िया तुरंत ही बैठा। उसी समय लक्ष्य ने दानिश को अपने कंधे पर उठाकर भेड़िए पर बैठा दिया और खुद भी भेड़िए पर चढ़कर बैठ गया। लक्ष्य ने कड़ी आवाज में भेड़ियों को आदेश देते हुए कहा, आगे बढ़ो। लक्ष्य के इतना कहते ही गुर्राता हुआ भेड़िया 150 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से भागने लगा। कोव गांव और ईस्ट कोव विद्यालय के बीच 6 मील का फासला है और लक्ष्य इस समय दोनों के बीचों बीच गुलमोहर जंगल में राजा के रास्ते पर है। लक्ष्य को आभास हुआ कि इस रफ्तार के सहारे से वो 15 मिनट में आराम से विद्यालय पहुंच जाएगा। उसी समय अचानक ही दानिश को होश आया और उसे एहसास हुआ कि वो इस समय वायुमह वृकमह से बने भेड़िए पर बैठ सवारी कर रहा है और उसके पीछे कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है। दानिश पहले से ही अचंभित था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो और भी अधिक चौंक पड़ा। दानिश को एक पल को समझ ही नहीं आया कि लक्ष्य आखिर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है, जबकि लक्ष्य के शरीर में अभी भी बेहद ही कम माना है। दानिश ये सोचने लगा कि जब वो लक्ष्य की उम्र का था तब वो क्या करता था। जादुई स्क्रोल तैयार करता था, वो भी 0 लेवल के। उनमें से भी वे 3 के बजाय 2 ही स्क्रोल तैयार कर पाता था। मगर लक्ष्य के पास आखिर ऐसी क्या खास शक्ति है जिसके सहारे से वो 16-17 ही वर्ष में लेवल 4 का जादूगर बन गया। लक्ष्य के इस सत्य ने दानिश के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। दानिश अंदर ही अंदर टूटकर बिखर चुका था। दानिश गुर्राते चीखते चिल्लाते हुए लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगा, मेरे शिक्षक पर तुम किसके कहने पर नजर रख रहे हो? दानिश भली भांति वाकिफ है कि वो आत्महत्या भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसे होश आया था तभी से लक्ष्य को इस बात का पता चल गया था और तभी से लक्ष्य ने दानिश पर अपनी जादुई छड़ी को इस तरह से पॉइंट कर दिया था जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे की कनपटी पर बंदूक रखता है। लक्ष्य हंसते हुए कहने लगा, मुझसे इस तरह के बेतुके सवाल पूछकर तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? साथ ही जब हम विद्यालय पहुंचेंगे तब तुम्हें खुद ब खुद इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि मैं किसके कहने पर ये सब कर रहा था। समझे तुम? अच्छा, तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुमने जादूगर बलवंत का साथ क्यों दिया? जितना मैंने तुम्हें समझा और जाना है उसके अनुसार तुम ये सब अपने शिक्षक को बचाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए कर रहे हो। जादूगर बलवंत ने क्या लालच देकर तुम्हें अपने इस अनुसंधान के कार्य में घसीटा था? दानिश गुस्से से कहने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपने शिक्षक का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने मुझ अनाथ पर कई एहसान किए हैं। बकवास बंद करो और मुझे मेरे प्रश्न का सही उत्तर दो। लक्ष्य ने दानिश को डांटते हुए कहा। क्या लक्ष्य जान पाएगा दानिश क्यों करता था बलवंत की मदद? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्य के ऑब्जर्वेशंस के अनुसार दानिश को केवल अपने भविष्य की ही चिंता है। फौलाद की दुनिया में वे जादूगर जो नकारात्मक जादुई शक्ति पर अनुसंधान करते हुए पकड़े जाते हैं, उन्हें सजा के रूप में रोशनी देव के मंदिर में जिंदा जला दिया जाता है और सभी जादूगरों को इस बात का पता पहले से ही है। तो लक्ष्य आखिरकार दानिश की इस बात पर कैसे विश्वास कर लेता कि दानिश, जिसे इस सजा की जानकारी पहले से ही है, वो केवल इसी कारण से जादूगर बलवंत की मदद कर रहा था क्योंकि वो उनका आभारी है। वहीं दूसरी तरफ दानिश को एहसास हुआ कि वो और लक्ष्य अब कट्टर दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि न केवल लक्ष्य ने उसे बुरी तरह से हराया है बल्कि लक्ष्य को उसके नापाक इरादों की भी भनक हो चुकी है। कुछ समय तक चुप रहने के बाद दानिश ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मेरी मदद के बदले में मेरे शिक्षक मुझे जादूगर बिरजू महाराज जी के जादुई स्क्रोल के बारे में बताने वाले थे। फौलाद की पूरी दुनिया में लेजेंडरी जादूगर बिरजू महाराज जी का नाम काफी मशहूर है और ईस्ट कोव जादुई विद्यालय में रहने वाले सभी जादूगर, फिर चाहे वे शिक्षक हों या छात्र, बिरजू महाराज जी को भगवान के समान मानते हैं और उन्हें पूजते हैं। उनके द्वारा तैयार किए गए स्क्रोलों को स्क्रोल ऑफ एनलाइटमेंट कहा गया है, जो कि जादूगरों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। जादूगर बिरजू महाराज जी के स्क्रोल ऑफ एनलाइटमेंट? लक्ष्य ने चौंकते हुए अचंभित स्वर में कहा। लक्ष्य भली भांति समझ गया कि दानिश किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि देवता गेम में इन स्क्रोलों का जिक्र किया गया है और देवता गेम में लक्ष्य के पास खुद भी ऐसा ही एक स्क्रोल था। लक्ष्य जानता है कि ऐसे 6 स्क्रोल ऑफ एनलाइटमेंट मौजूद हैं और प्रत्येक स्क्रोल एपिक क्वालिटी की है। यदि किसी खिलाड़ी को एक भी स्क्रोल मिल जाता तो उस खिलाड़ी को स्क्रोल में समाई शक्ति या ज्ञान हासिल हो जाती, जिसके जरिए से उसकी शक्ति या ज्ञान में बढ़ोतरी हो जाती। और अगर कोई खिलाड़ी 6 के 6 स्क्रोलों को हासिल करने में कामयाब हो जाता तो इन 6 स्क्रोलों से एक 7वां शक्तिशाली स्क्रोल बनता, जिसकी क्वालिटी लेजेंडरी लेवल की होती और इस स्क्रोल को प्रलय का स्क्रोल कहा गया है।
जिसे हासिल करने के बाद खिलाड़ी के हर गुण और शक्ति में 100% तक की बढ़ोतरी हो जाती। साथ ही खिलाड़ी को असीम ज्ञान भी हासिल हो जाता। साथ ही खिलाड़ी का मैक्सिमम माना भी 100% तक बढ़ जाता। जब देवता गेम में लक्ष्य को 6 में से एक जादुई स्क्रोल मिला था, तब उसका माना इतना बढ़ गया था कि लक्ष्य को कभी भी माना की कमी नहीं हुई थी। तब भी नहीं जब वो फाइनल लेवल के बॉस के साथ लड़ रहा था। लक्ष्य ने कभी भी इस बात की कल्पना सपने में भी नहीं की थी कि फौलाद की असल दुनिया में भी ये 6 स्क्रोल मौजूद होंगे। और अब जब उसे इन स्क्रोलों की मौजूदगी के बारे में पता चला, उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो अंदर से हिल गया। ऐसा माना जाता है कि ये 6 स्क्रोल लेजेंडरी जादूगर बिरजू महाराज जी की जादुई शक्तियों और ज्ञान का भंडार है। और जिस भी जादूगर को ये सभी स्क्रोल मिल जाएंगे, उसकी शक्ति और ज्ञान बिल्कुल लेजेंडरी जादूगर बिरजू महाराज जी के समान हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य को खामोश देखकर दानिश को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि लक्ष्य के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, और वो इस सोच में पड़ गया कि शायद लक्ष्य को उससे और अधिक जानकारी चाहिए। मेरे शिक्षक जादूगर बलवंत जी के पास एक स्क्रोल ऑफ एनलाइटमेंट है, लेकिन वो अधूरा है, मगर फिर भी उस स्क्रोल में जादुई ज्ञान का भंडार है। मैं उसी स्क्रोल के कारण ही 30 साल की उम्र में लेवल 4 का जादूगर बन पाया हूं। दानिश ने लक्ष्य से कहा, केवल एक ही स्क्रोल? अगर तुम्हें या उन्हें 6 के 6 स्क्रोल मिल जाएं, तब क्या होगा? लक्ष्य ने दानिश से प्रश्न किया। दानिश की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो लक्ष्य की ओर अचंभित नजरों से देखते हुए सहमते हुए कहने लगा, तुम्हें कैसे पता कि ऐसे 6 स्क्रोल हैं? इन 6 स्क्रोलों के बारे में अधिक लोगों को जानकारी नहीं है, और प्रलय के स्क्रोल वाली बात पूरे विद्यालय में केवल 2 ही लोग जानते हैं, जादूगर बलवंत और खुद दानिश, क्योंकि ये बात उसके शिक्षक का सबसे बड़ा रहस्य है। दानिश इस सोच में पड़ गया कि लक्ष्य को आखिर इस बात की जानकारी कैसे हुई। दानिश के हाव भाव से लक्ष्य चौंक पड़ा, मगर फिर भी वो फौरन ही सतर्क हुआ। लक्ष्य इस बात को भुला चुका है कि ये 6 स्क्रोलों वाली बात फौलाद की दुनिया में एक रहस्य है, लेकिन लक्ष्य को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ा कि वो दानिश के प्रश्नों का उत्तर देता। लक्ष्य दानिश की ओर देखते हुए कहने लगा, जितना तुम सोचते हो मुझे उससे कहीं अधिक पता है, और इतना तो तुम्हें अब तक समझ आ ही जाना चाहिए था। सुनो, बोलना जारी रखो, रुको मत। दानिश अब लक्ष्य से काफी चिढ़ने लगा। दानिश की नजरों में लक्ष्य एक रहस्यमय व्यक्ति है, जिसे वो जितना अधिक समझने की कोशिश में लगा हुआ है, उसे लक्ष्य उतना ही कम समझ में आ रहा है। दानिश काफी समय तक खामोश रहा, फिर सोच विचार करते हुए संभल कर शब्दों का जाल रचते हुए कहने लगा, तुम सही कह रहे हो, ऐसे 6 स्क्रोल मौजूद हैं, लेकिन अब वो कहाँ है उसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि समय के साथ साथ ये सभी स्क्रोल लुप्त होने लगे थे। मगर उनमें से एक स्क्रोल मेरे शिक्षक के पास है, और वो कहाँ है उसके बारे में केवल मुझे ही पता है। और अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं तुम्हें अपनी आजादी के बदले उस स्क्रोल का पता बता दूंगा। दानिश के इस प्रस्ताव से लक्ष्य के मन में थोड़े समय के लिए लालच जागा तो था, मगर फिर लक्ष्य ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लक्ष्य अपने सिर को ना के इशारे में हिलाते हुए अफसोस जताते हुए कहने लगा, अपना प्रस्ताव अपने पास ही रखो। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये स्क्रोल उतना भी बेहतरीन है, क्योंकि ये स्क्रोल तो लंबे समय से जादूगर बलवंत के पास है, मगर फिर भी वो एक लेवल 6 के जादूगर हैं, और मेरे ख्याल में तुम्हें भी स्क्रोल के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। नहीं, तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। देखो लक्ष्य, ये 6 स्क्रोल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यदि किसी के पास 6 में से एक स्क्रोल भी मौजूद होगा, उसे बाकी के 5 स्क्रोलों को ढूंढने में काफी मदद मिलेगी। जादूगर बलवंत जी के पास जो स्क्रोल है वो काफी बेसिक सा है, इसी कारण वे लेवल 6 के जादूगर हैं। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूं, तुम कृपया मेरी बात पर विश्वास करो। दानिश ने सहमते हुए और घबराते हुए लक्ष्य से बातें कही। जैसे जैसे वायुमह वृकमह के जादुई तंत्र मंत्र से बने हुए भेड़िए पर सवार लक्ष्य और दानिश ईस्ट कोव जादुई विद्यालय के करीब पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे दानिश की आवाज में चिंता बढ़ती चली जा रही है, और दानिश का डर और घबराहट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लक्ष्य दानिश की बात सुनकर हंसते हुए कहने लगा, तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या? दानिश कांपते हुए और हकलाते हुए कहने लगा, मैंने तुमसे जो कुछ कहा सच कहा है लक्ष्य, मेरी बात पर भरोसा करो। अच्छा चलो, एक पल को मैं ये बात मान भी लूं कि तुम जो कह रहे हो वो सच है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जादूगर बलवंत ने अभी तक उन बाकी के 5 स्क्रोलों को नहीं ढूंढा? जैसा तुम कह रहे हो उसके अनुसार अब तक तो जादूगर बलवंत के पास वे सभी स्क्रोल होने ही चाहिए थे। दानिश घबराते हुए कहने लगा, ऐसी बात नहीं लक्ष्य, बात यह कि जादूगर बलवंत के हाथ में जब पहला स्क्रोल आया तब वो 60 वर्ष के हो चुके थे, और वो उन सभी स्क्रोलों का पता जानते हैं, मगर वे सभी स्क्रोल बेहद खतरनाक जगहों पर छुपे हुए हैं, जिस वजह से वो उन स्क्रोलों को हासिल करने में नाकाम रहे हैं। तो ये बात है। जादूगर बलवंत ने सोचा होगा कि वो इतने बड़े अफसर को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं। इसी कारण वे नकारात्मक जादुई विद्या की श्रेणी में आने वाली भूतिया जादुई विद्या पर अनुसंधान करने लगे, ताकि पुनर्जीवन हासिल करने के बाद वे उन सभी स्क्रोलों को हासिल कर सके। और मेरा अंदाजा है कि तुम उनकी मदद इसी कारण कर रहे थे क्योंकि
उन्होंने तुमसे कहा होगा कि वो तुम्हें भी इन स्क्रोलों को देंगे, है ना? लक्ष्य की बात सुनकर दानिश एकदम खामोश और अचंभित रह गया। उसके पास लक्ष्य से कुछ भी कहने की ना हिम्मत बची और ना ही कोई शब्द बचे, क्योंकि लक्ष्य ने इस समय उससे जो कुछ भी कहा था वही सत्य है। और इसी कारण ही दानिश भौचक्का रह गया। दानिश को खामोश देखकर लक्ष्य मंद मंद मुस्कुराने लगा, क्योंकि दानिश की खामोशी चीख चीख कर लक्ष्य को इस बात की गवाही दे रही है कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही है। लक्ष्य दानिश को कड़क स्वर में डांटते हुए कहने लगा, अब मुझे तुम्हारी और बकवास नहीं सुननी है और मुझे यह भी नहीं जानना है कि वो स्क्रोल कहां है। अगर कभी मुझे उन स्क्रोलों की जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें खुद ब खुद ढूंढ निकालूंगा, ठीक है? ये स्क्रोल बेहद ही शक्तिशाली हो सकते हैं और शायद ये वास्तव में किसी जादूगर की मदद लेजेंडरी लेवल तक पहुंचने में कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्य को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लक्ष्य के पास गेमिंग सिस्टम की मदद है, फिर चाहे उसके रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आ जाएं, लक्ष्य गेमिंग सिस्टम के सहारे से अपने सफर में आगे बढ़ता रहेगा। जब तक लक्ष्य गेमिंग सिस्टम द्वारा सौंपे गए मिशनों को पूरा करता चला जाएगा, उसे ओम पॉइंट्स मिलते रहेंगे और वो इन ओम पॉइंट्स के सहारे से खुद को शक्तिशाली बनाता चला जाएगा। तो फिर आखिर लक्ष्य क्यों ही स्क्रोल ऑफ एनलाइटमेंट के बदले दानिश को छोड़ देने जैसा जोखिम भरा कदम उठाता? लक्ष्य के इस व्यवहार और हाव भाव को देखकर दानिश का पारा काफी गर्म हो गया और उसे लक्ष्य से नफरत होने लगी। मैं श्राप देता हूं तुझे लक्ष्य कि तू जिंदगी भर अकेला रहेगा, तू तड़प तड़प कर मरेगा, तुझे तेरे अपने ही लोग धोखा देंगे। दानिश क्रोध के कारण अपना आपा खो चुका था और लक्ष्य को खरी खोटी सुनाने लगा। दानिश अपने कड़वे शब्दों से लक्ष्य को गुस्सा दिलाना चाहता था, मगर लक्ष्य पर इसका भी असर नहीं हुआ। तभी दानिश गाली गलौच पर उतर आया और इससे पहले कि दानिश लक्ष्य से कुछ और कह पाता, लक्ष्य ने दोबारा से एक जोरदार घूसा दानिश की गर्दन पर चढ़कर उसे बेहोश कर दिया। साथ ही लक्ष्य ने दानिश की बेहोशी की हालत को संगीन बनाने के लिए और उसे अधिक समय तक बेहोश रखने के लिए दानिश पर बेहोश मह नाम के 0 लेवल के जादुई श्राप का इस्तेमाल किया। थोड़े समय के बाद दूर से ही लक्ष्य को ईस्ट कोव जादुई विद्यालय का मुख्य द्वार दिखने लगा। साथ ही लक्ष्य की नजर विष्णु जी पर भी गई, जो कि अपनी कुर्सी पर लेटे हुए सूर्य की किरणों का आनंद लेते हुए आराम फरमा रहे हैं, मगर विष्णु जी ने अभी तक उन्हें नहीं देखा है। लक्ष्य को किसी तरह की भी भगदड़ नहीं मचानी है। कारणवश लक्ष्य ने फौरन ही अपने लेवल 3 के जादुई तंत्र मंत्र वायुमह वृकमह को नष्ट कर दिया और एक झटके में लक्ष्य और दानिश जमीन पर गिर पड़े। चूंकि दानिश घायल और बेहोश है, तो लक्ष्य ने जादुई तंत्र मंत्र मोहमाया के सहारे से दानिश को उठा लिया और दानिश को हवा में लहराते हुए शरीर के पीछे पीछे उस पर अपने जादुई छड़ी के सहारे से नियंत्रण बनाए विद्यालय की ओर बढ़ने लगा। थोड़े समय के बाद जैसे ही लक्ष्य मुख्य द्वार पर पहुंचा, विष्णु जी की नजर लक्ष्य और हवा में लहराते हुए जले हुए शरीर पर गई। विष्णु जी जल्दी ही अपनी कुर्सी छोड़कर लक्ष्य की तरफ भागे। विष्णु जी हाफते हुए लक्ष्य की ओर देखकर कहने लगे, ये कौन आदमी है और इसकी हालत कैसे हुई? लक्ष्य जिस तरह से जादूगर की सलामी विष्णु जी के सम्मान में पहले पेश करता था, उसने उनके आगे झुककर वैसा ही किया। फिर लक्ष्य ने विष्णु जी की ओर देखते हुए विनम्रता के साथ कहा, मुझे ये व्यक्ति इस हालत में गुलमोहर जंगल में मिले और जब मैं इनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो इन्होंने मुझे बताया कि ये जादूगर बलवंत जी के मुख्य शिष्य जादूगर दानिश है। आप देख ही सकते हैं कि इनका शरीर इतना जला हुआ है कि इनकी पहचान कर पाना काफी मुश्किल है। लक्ष्य इस मामले से कैसे निपटेगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।